तुम्हें नहीं पता कि तुम अब अंशकालिक मास्टर डिग्री कर सकते हो। झांग यू के चेहरे पर आश्चर्य की तस्वीर थी। बहन, जो व्यक्ति इस सिस्टम में काम करता है उससे आप इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती हैं? बहन, इतने सालों बाद भी तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें सचमुच सोचना चाहिए कि खुद को कैसे सुधारना है। हालांकि आप हमेशा कहते हैं कि आप प्रयास करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब तक आपने किसके लिए प्रयास किया है? कम से कम झांग शोहुआ एक पेशेवर समूह में एक छोटे समूह के नेता के रूप में एक पद पाने में कामयाब रहे, लेकिन आपके बारे में क्या? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई प्रगति नहीं की है। आपने एक बेटे का पालन पोषण किया है, लेकिन समस्या यह है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह आपकी कार्य इकाई द्वारा प्रदान किया गया है, और इस विध्वंस के साथ आपके पास 30,000 भी नहीं हैं। झांग यू अपना सिर हिलाती रही। वास्तव में आप लोग इस स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं? ये सच है, आपको प्रयास करना होगा। झांग यू ने झांग हॉन की ओर देखा। मैं वास्तव में उत्सुक हूं, मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया है। अगर आप लोग और अधिक प्रयास नहीं करेंगे तो आखिरी व्यक्ति कौन होगा? झांग यू ने कमरे पर नजर डाली। ठीक है माँ, क्या आपने अभी तक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? अभी नहीं। पान हुआन को याद आया कि विध्वंस कार्यालय ने क्या कहा था। अब वे जो अपार्टमेंट दे रहे हैं वे या तो सबसे ऊपरी मंजिल पर हैं या फिर भूतल पर। यदि यह भूतल है तो यह बहुत नम है, और यदि यह सबसे ऊपरी मंजिल है तो हम ऊपर नीचे चढ़ने में सक्षम नहीं हैं, पान हुआन ने असहाय होकर कहा। झांग यू को यह समझ में आ गया कि पान हुआन और अन्य सभी के अपने अपने विचार थे। साथ ही मूल मालिक उन्हें सलाह देता था और अक्सर स्थानांतरित आवास के आवंटन के बारे में पूछताछ करने जाता था। इसलिए पिछली बार उन्होंने जल्दबाजी में एक संतोषजनक अपार्टमेंट चुन लिया था, लेकिन इस बार किसी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, और निश्चित रूप से वे बहुत कुछ खो बैठे। पैसे लेकर एक अपार्टमेंट खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? झांग यू थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक सुझाव दिया। अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे ले लो। झांग दागू और उनकी पत्नी वास्तव में भूतल पर नहीं रहना चाहते थे, खासकर बरसात के मौसम में। घर में नमी के कारण उन्हें असुविधा होती थी। झांग गोहुआ और उनका समूह अब इस बारे में नहीं सोच रहा था कि झांग यू अब किसी बच्चे को गोद लेगा या नहीं, बल्कि वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि लंबे समय से प्रतीक्षित अपार्टमेंट उनके हाथ से निकल सकता है। ऐसा नहीं चलेगा, चियांग यून बोले बिना नहीं रह सका। अब हमें 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट मिल सकता है। 3 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के लिए हमें सिर्फ 90,000 देने होंगे। लेकिन अगर हम अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे लेते हैं तो हम केवल 3 बेडरूम और एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ही खरीद पाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। चांग यून का मानना था कि यदि वे सचमुच पैसे ले भी लें तो भी झांग दागू उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं देगा। यदि उन्हें इस आवंटन में कोई अपार्टमेंट नहीं मिला तो उन्हें झांग ही के लिए विवाह अपार्टमेंट खरीदने पर विचार करना होगा, जिसकी लागत कम से कम 2 लाख होगी, है ना? इसका मतलब तो ये होगा कि उन्हें अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ेगी। फिर मरम्मत की लागत क्या होगी? दहेज और शादी समारोह। झांग शोहुआ और झांग हॉन भी नाराज थे, लेकिन चूंकि उनसे पहले किसी और ने अपनी बात रखी थी, इसलिए उन्होंने चियांग यून को जिम्मेदारी लेने दी। लेकिन क्या किया जा सकता है? झांग दागू ने दुखी होकर कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं सबसे ऊपरी मंजिल पर रहूं या भूतल पर? ये चांग यून झांग दागू के प्रत्युत्तर के कारण शब्द नहीं रख सका और उसने विनती भरी नजरों से झांग गोहुआ की ओर देखा। झांग गोहुआ चियांग यून की मदद करना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहे। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं बस पैसे लूंगा और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदूंगा। पैसे को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। झांग दागू को पता था कि वे सभी अभी भी आवास पाने की उम्मीद कर रहे थे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि समझौता किसे करना होगा, तो यह स्पष्ट था कि समझौता किसे करना होगा। झांग गोहुआ और अन्य लोग अभी भी विचार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब झांग दागू इतना क्रोधित नहीं होगा, तब उसे एक बार फिर मनाने की कोशिश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में भूतल वाला अपार्टमेंट बहुत अच्छा था, आने जाने के लिए सुविधाजनक था, 2 बुजुर्ग लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। पैसे बांटे। झांग यू जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, झांग दागू और उसकी पत्नी के पास रहने के लिए जगह होगी। झांग यू ने कहा, अगर बात पैसे बांटने की है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अभी जवान हूं, मैं अपना पैसा खुद कमाऊंगा। झांग दागू ने कभी भी झांग यू को कुछ देने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे पता है कि आपके पास पैसा है। चूंकि आपने इतना कह दिया है तो मैं इसे नहीं दूंगा। चूंकि लिटिल यू इसे नहीं चाहता है, इसलिए हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। तुम्हारी माँ और मैं प्रत्येक एक भाग लेंगे और तुम तीनों प्रत्येक एक भाग ले लो। झांग दागू ने इस व्यवस्था पर निर्णय लिया। झांग गोहुआ और अन्य लोग दंग रह गए। कोई मकान नहीं, फिर भी कुछ पैसा, लेकिन ये सिर्फ 10 या 20,000 का हिस्सा होगा। ठीक है पिताजी, अब आप किस आकार का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? झांग यू को लगा कि झांग दागू उनसे निराश होकर एक छोटा घर नहीं खरीदेगा। बेशक 3 बेडरूम वाला। झांग दागू अब झांग गोहुआ और अन्य लोगों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने वाला था, क्योंकि वे सभी अपने अपने फायदे के लिए गणना कर रहे थे। झांग यू अलग थी, वह परिवार के पैसे की लालसा नहीं रखती थी, और झांग दागू की नज़र में उसके साथ मामलों पर चर्चा करना सही था। 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट अच्छा है।
झांग यू ने सोचा क्योंकि पहली मंजिल अच्छी नहीं थी। पिताजी, हालांकि दूसरी मंजिल पर रहना बुरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गतिशीलता कम होने के कारण, भले ही वह एक मंजिल ही क्यों न हो, नीचे जाना सुविधाजनक नहीं होता। मुझे लगता है कि लिफ्ट वाला अपार्टमेंट खरीदना सबसे अच्छा है। बेशक, हमें बहुत अधिक कीमत पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हर कोई बीमार पड़ता है और लिफ्ट का अधिक उपयोग करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि यह कोई छोटी समस्या है तो इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा यदि यह एक बड़ी समस्या हो जिसके लिए पुर्जे मंगवाने और लंबी मरम्मत की आवश्यकता हो? तो क्या? झांग यू ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, बेशक, हमें सूर्य के प्रकाश के आधार पर विचार करना चाहिए कि कौन सी मंजिल चुनें। झांग गोहुआ और अन्य लोग झांग यू के विश्लेषण को सुनकर वास्तव में उसे पीटना चाहते थे। उन्होंने सचमुच कभी किसी को इतना घृणित नहीं देखा था। क्या उसे यह नहीं पता था कि लिफ्ट वाला अपार्टमेंट खरीदना अधिक महंगा होगा? अब भी बंटवारे के लिए पैसा कैसे बचा रह सकता है? झांग यू के प्रति उनका असंतोष मिनट दर मिनट बढ़ता जा रहा था। ठीक है, झांग यू जानती थी कि इस समय वह शायद हर किसी के लिए कांटा बन रही थी, लेकिन तो क्या? एक कर्तव्यपरायण बेटी होने के नाते, बेशक, यह उसका कर्तव्य था कि वह झांग गोहुआ और अन्य लोगों की ज़रूरतों को सबसे पहले ध्यान में रखे, अन्यथा, यदि वृद्ध दंपति को आराम नहीं मिला तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। लिफ्ट वाले अपार्टमेंट में रहते हुए झांग दागू के पुराने सहयोगियों में से एक ने कहा कि ऊंचाई पर रहने से दूर का दृश्य देखने को मिलता है, जो मूड के लिए अच्छा है। वृद्ध झांग दागू ने कभी भी लिफ्ट युक्त अपार्टमेंट खरीदने के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उनके पास पैसा था। कुछ देर सोचने के बाद झांग दागू ने कहा, मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है। एक लिफ्ट वाला अपार्टमेंट। झांग दागू बार बार यही बात कहता रहा। झांग गोहुआ और अन्य लोगों का दिल डूबता जा रहा था। ठीक है, वे और क्या उम्मीद कर रहे थे? हो सकता है कि उन्हें जो पैसा मिलेगा वह वृद्ध दंपति के लिए लिफ्ट युक्त एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए पर्याप्त हो। चियांग यून वास्तव में खुद को रोक नहीं सका। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि झांग यू के पास अपना घर नहीं है, फिर भी वह उन्हें अपना घर लेने से रोक रही है। डूजिया और अन्य लोगों ने भी इसे सुना, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीमी नहीं थी। बस उत्साहित झांग दागू और उनकी पत्नी ने नहीं सुना। ये सुनने के बाद झांग यू ने चियांग यू की ओर देखा, आप खुद विध्वंस कार्यालय में जाकर क्यों नहीं देखते? मैंने पहले भी कहा है कि पुनर्वास के तहत उपलब्ध कराए गए मकान बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और कार्यालय को वास्तव में उम्मीद है कि लोग पैसा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग वापस स्थानांतरित होना चाहते हैं। बेशक, उन्हें इस आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित करना होगा कि कितने घर बचे हैं। अगर बात पैसे लेने की हो तो स्वाभाविक रूप से कोई जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन अगर बात घर लेने की हो तो कोई चिंतित क्यों नहीं हो सकता? क्या होगा यदि उस समय तक वहां रहने के लिए कोई घर न बचे? हालांकि हो सकता है कि झांग गोहुआ कई लोगों को जानता हो और वह ये देखने के लिए कुछ प्रयास कर सकता है कि क्या उसे घर मिल सकता है। झांग यू का मानना था कि उन्हें वे मकान अपने पास रखने चाहिए जिनके वे हकदार हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करना होगा। वृद्ध झांग गोहुआ और अन्य लोग संभवतः अनिच्छुक रहे होंगे, क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें एहसान चुकाना पड़ेगा और साथ ही पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब, घर की चाहत से प्रेरित होकर, क्या वे जल्दबाजी में नहीं थे? यदि वे अब भी अनिच्छुक थे तो यह उनकी समस्या थी। आखिरकार वे सभी नुकसान में रहना पसंद नहीं करते थे, फिर उन्हें तब तक पछताना पड़ता जब तक कि उनका चेहरा नीला न हो जाए। चूंकि वह आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए झांग यू अगले दिन आसपास के क्षेत्र में टहलने के लिए चला गया। वह जानती थी कि यह नववर्ष का दिन झांग परिवार के लिए बहुत उत्साहपूर्ण होने वाला है। जिन कुछ लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, क्या वे झांग दागू को छोड़ देंगे? बेशक, उन्होंने लगातार विनती की, तरह तरह के वादे किए और विभिन्न संबंधों का सहारा लिया। झांग दागू के लिए जब तक उनके पास रहने के लिए जगह हो तब तक ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसमें लिफ्ट है या नहीं। जब तक उनके पास रहने के लिए घर था और झांग गोहुआ तथा अन्य लोगों के पास भी, तो निस्संदेह ये सबसे अच्छा परिणाम था। बेशक, झांग यू के अलावा जिसका भाग्य खराब हो गया, वह और कौन हो सकता है? झांग यू को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उनका उपद्रव अतिरिक्त खर्च से अधिक कुछ नहीं था जो निश्चित रूप से उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। यद्यपि सर्दी का मौसम था, फिर भी वह आराम से घूमने गई, एक सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र का दौरा किया, स्वादिष्ट भोजन खाया और उसका मूड अविश्वसनीय रूप से खुश था। झांग यू अपने सामान के साथ तीसरे दिन की दोपहर तक घर नहीं लौटी। वह झांग दागू और अन्य लोगों के लिए उपहार लेकर आई थी। पहले दिन की तुलना में घर में कई तरह की शांति थी, लेकिन आज घर में पूरी तरह से चहल पहल थी। चांग यून रसोई में व्यस्त था। अब उसे एहसास हुआ कि झांग दागू और अन्य लोगों के लिए बाकी सभी को नियंत्रण में रखना कितना आसान था। उसे सचमुच इसका पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि यह ऐसा होगा, तो उसे शुरू से ही बेहतर व्यवहार करना चाहिए था, और झांग दागू तथा अन्य लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता। अब उसे काम करना जारी रखना था, और तब भी झांग दागू और अन्य लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते रहे।
लेकिन पछताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था और वह केवल और अधिक प्रयास कर सकती थी। झांग यू को देखकर चांग यून की आंखें खंजर की तरह चमक उठीं, लेकिन वह झांग यू के बारे में बुरा भला कहना जारी रखने से बेहतर जानती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि झांग यू उसके लिए कहाँ गड्ढा खोद सकता है। झांग यू को पता था कि चियांग यू परेशान है और उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। आज आप खाना बना रही हैं? हाँ, चांग यून ने स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर उत्तर दिया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने घर के मामले में हर संभव प्रयास किया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन पर कितने एहसान बाकी हैं। फिर भी कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर उन्हें सचमुच इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने पहले चीज़ों को अधिक गंभीरता से क्यों नहीं लिया। लेकिन अब वे अपने पश्चाताप के बारे में क्या कर सकते थे? आखिरकार वे झांग दागू और अन्य लोगों से पैसे देने की उम्मीद तो नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया था, फिर भी रहने के लिए घर होना अच्छी बात थी। क्या आप मौज मस्ती करने बाहर गए थे? वे लोग बहुत व्यस्त थे, फिर भी यह व्यक्ति वास्तव में खेलने के लिए बाहर गया था। झांग यू ने पुष्टि में कहा, हाँ, मुझे बाहर जाकर और अधिक देखने की जरूरत थी। क्या वे नहीं कहते कि यात्रा मन को विस्तृत करती है? मुझे भी आसपास देखने के लिए समय निकालना होगा। मुझे आप सभी के साथ बने रहने की कोशिश करनी होगी। आप तो बहुत सी जगहों पर गए हैं और मैं तो शायद ही कहीं गई हूँ, झांग यू ने कहा, जिसका अर्थ था कि वह बस उनके उदाहरण का अनुसरण कर रही थी। चांग यून ने अपना मुंह बंद कर लिया, ये जानते हुए कि चाहे वह कुछ भी कहे, झांग यू हमेशा उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। कोई विकल्प न होने के कारण वह सिर झुकाकर काम करती रही। झांग यू ने कमरे में प्रवेश किया, झांग दागू और अन्य लोगों को सामान सौंप दिया और यात्रा के बारे में अपनी भावनाओं को साझा किया। अधिक बाहर जाना वास्तव में अच्छा है। मुझे अंततः समझ में आया कि झांग गोहुआ और अन्य लोग अक्सर बाहर क्यों जाते थे। इससे सचमुच व्यक्ति बेहतर महसूस कर सकता है। झांग यू को लगा कि वह झांग दागू और अन्य लोगों को यात्रा करने के लिए राजी कर सकती है। माँ और पिताजी, आपको हमेशा घर में बंद नहीं रहना चाहिए। तुम्हें सचमुच ज़्यादा बाहर जाना चाहिए। बाहर की दुनिया को और अधिक महसूस करो। इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा। पानहुआन खर्च करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि विचार करने के लिए कई खर्चे थे। आप दोनों अपनी अच्छी सेवानिवृत्ति पेंशन के साथ बहुत मितव्ययी हो रहे हैं। इतना क्यों बचाएं? इसके अलावा हमें देखिए, हमारा करियर घमंड करने लायक नहीं है, लेकिन कम से कम हम परिवार का भरण पोषण तो कर सकते हैं। आपके हाथ में जो पैसा है उसकी परवाह कौन करेगा? जब तक आप खुश हैं, हम खुश हैं। झांग गोहुआ ने झांग गोहुआ के भाई और लियू हुई की ओर देखा, जो पास में ही थे। झांग गोहुआ, आप क्या सोचते हैं? वहां उपस्थित तीनों लोग मन ही मन कोस रहे थे। वे जानते थे कि झांग यू झांग दागू के हाथों में पैसे देखने के लिए उत्सुक नहीं होगा, लेकिन वे तो थे ही। लेकिन वे अपनी स्पष्ट जागरूकता व्यक्त नहीं कर सके। अब झांग दागू और अन्य लोगों के सामने वे क्या कह सकते थे? हाँ, माँ और पिताजी, अब आपके पास कुछ समय है और घर पर जीवन बेहतर हो गया है। हम अपना ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें कभी कभार बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए। झांग गोहुआ ने अपनी अनिच्छा को दबा लिया और केवल झांग दागू और उसकी पत्नी को बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए प्रोत्साहित कर सका। यदि संभव हो तो झांग गोहुआ की इच्छा थी कि झांग दागू और उनकी पत्नी भी पैसा खर्च करने में अनिच्छुक हों, जिससे वे बाहर जाने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करने में पहल कर सकें। मौज मस्ती के लिए बाहर जा रहे हैं। झांग दागू ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें हर जगह भागदौड़ करनी पड़ती थी, इसका पूरा आनंद नहीं मिलता था और बहुत खर्च भी करना पड़ता था। झांग दागू को पैसे से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह उसे बचाना पसंद करता था, लेकिन अब वह सचमुच समझ गया था। वे पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परिणामस्वरूप उनके बच्चे उनके हाथ में मौजूद पैसे पर नजर गड़ाए हुए थे। ठीक है, जब घर का मामला निपट जाएगा तो तुम्हारी माँ और मैं मौज मस्ती करने चलेंगे। पिछली बार एक पुराने सहकर्मी ने बताया था कि वे सान्या में एक घर किराए पर लेकर 1 महीने तक मौज मस्ती कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। झांग गोहुआ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग दागू वास्तव में खुद मौज मस्ती के लिए बाहर जाने का विचार सामने लाएगा, और वह बस झांग दागू को देखता रह गया, अचंभित। झांग शहुआ और लियू हुई भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे निश्चित रूप से झांग गोहुआ की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उसकी सुरक्षित स्थिति नहीं थी। झांग दागू वास्तव में जानता था कि झांग गोहुआ ईमानदारी से उन्हें मजे करने के लिए राजी नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को देखकर झांग दागू अभी भी चिढ़ गया। ऐसी नज़र क्यों है? झांग दागू का चेहरा उतर गया। तुम अनिच्छुक हो, है ना? आप नहीं चाहते कि हम बाहर जाकर मौज मस्ती करें? अगर ऐसी बात है तो कह दो। मुंह से एक बात और मन से दूसरी बात क्यों कहते हो? नकली, सचमुच नकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ भी वही हथकंडे अपनाओगे जो तुम ऑफिस में अपनाते हो। झांग दागू ने हाथ से झांग गोहुआ को जाने का इशारा किया। मैं सचमुच तुम्हें देखना नहीं चाहता। झांग गोहुआ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि चापलूसी करने का उसका प्रयास इतना भयानक रूप से उल्टा पड़ेगा। यह असहजता असहनीय थी। वह अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन झांग दागू की घोर उपेक्षा और जाने के लिए तिरस्कारपूर्ण इशारे को बर्दाश्त नहीं कर सका।
कोई अन्य विकल्प न होने के कारण झांग गोहुआ केवल हार मानकर वहां से चले गए। झांग शहुआ और लियू हुई हंसने की हिम्मत नहीं कर सके। दूसरी ओर झांग यू को ऐसी कोई चिंता नहीं थी और वह चाहती तो जोर से भी हंस सकती थी। झांग यू की हंसी सुनकर झांग गोहुआ ने अपनी मुट्ठियां और कस लीं। यदि संभव हो तो वह वास्तव में झांग यू पर कुछ मुक्के मारना चाहता था। वह समझ ही नहीं पा रहा था, झांग यू को पहले धमकाना बहुत आसान था और अब उससे निपटना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन निराशा की बात यह थी कि झांग यू से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वह बिना किसी इच्छा या चाह के थी, जिससे झांग यू के पास शोषण करने का कोई रास्ता नहीं था। झांग गोहुआ को यह भी पता था कि अगर उसे झांग यू से मुकाबला करना पड़ा तो जरूरी नहीं कि वह हार जाए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह झांग दागू की निराशा का जोखिम नहीं उठा सकता था और इसलिए उसे विनम्र होना पड़ा। छोटी यू, क्या हम बात कर सकते हैं? झांग गोहुआ को लगा कि झांग यू से बात करना अभी भी जरूरी है। उनका मानना था कि यदि वह झांग यू को अपने पक्ष में नहीं कर सके तो आगे चलकर चीजें और भी कठिन हो जाएंगी और झांग यू के साथ संबंधों में सुधार भी लाभदायक होगा। बात करना। झांग यू ने अपनी बाहें उठाईं। क्या उन्हें एहसास हुआ कि उसे संभालना आसान नहीं था और अब वे शांति बनाना चाहते थे? कोई बात नहीं। झांग यू दरवाजे से बाहर निकल गया। चूंकि यह एक बातचीत थी इसलिए झांग यू ने झांग गोहुआ को आगे बढ़ने नहीं दिया। वह गति निर्धारित करने वाली थी। झांग गोहुआ ने पहली बार देखा कि आगे चल रही झांग यू की पीठ काफी सीधी थी और उसकी चाल भी काफी सुंदर हो गई थी। हालांकि वह जानता था कि झांग यू बहुत बदल गई है, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका परिवर्तन इतना बड़ा होगा। क्या ये किसी वरिष्ठ अधिकारी का आभामंडल हो सकता है? खैर, ये बात तो सही थी क्योंकि वह पहले सिर्फ एक वित्त क्लर्क थी और उसमें नेतृत्व का कोई संकेत नहीं था। लेकिन अब वह एक नेता थी और लोग उनकी प्रशंसा करते थे। स्वाभाविक रूप से उनका आचरण ऊंचा हो गया था। झांग गोहुआ चुपचाप बिना कुछ कहे झांग यू के पीछे पीछे चला गया। झांग यू ने सोचा कि झांग गोहुआ बोलेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे बहुत देर तक चल चुके थे और वह जिद्दी होकर चुप रहा। क्या हो रहा था? झांग गोहुआ के इरादे को नहीं समझ पाए, इसलिए चूंकि वह चुप था उसने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। आखिरकार वह जल्दी में नहीं थी, इसलिए वह अपने विचारों में खोई हुई चलती रही। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वह एक सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या उसे बच्चा गोद लेना चाहिए। उसने एक दिन कहा था कि वह बच्चे के साथ किताबें पढ़कर एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकती है, लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान था? झांग यू को पता था कि यह आसान नहीं होगा। इसमें भावनात्मक निवेश बहुत महत्वपूर्ण था। और क्या बच्चा आसानी से बड़ा होगा और एक उपयोगी व्यक्ति बन पाएगा, ये तो केवल स्वर्ग ही जानता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का मूल मालिक भी एक बच्चा चाहता होगा। जैसा कि झांग यू ने पहले कहा था, यह एक वयस्क के बच्चे के साथ बड़ा होने जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक उपचार प्रक्रिया थी। उसने निर्णय ले लिया था, यदि संभव हुआ तो वह एक बच्चा गोद लेगी। इसके अलावा उसे सचमुच विश्वास नहीं था कि एक आया इतनी मददगार साबित होगी। यदि उसका बच्चा होता तो क्या हालात बेहतर नहीं होते? आखिरकार मूल मालिक की इच्छा शांतिपूर्ण वृद्धावस्था का आनंद लेने की थी। अगर ऐसा होता तो वह एक बच्चा गोद ले लेती। अब जब उसने ये सोचा तो झांग यू ने प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने के लिए कल कल्याण ग्रह का दौरा करने का फैसला किया। झांग गोहुआ ये सोचते हुए साथ साथ चल रहा था कि इतनी दूरी के बाद झांग यू अंततः हार मान लेगा और पूछ लेगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह चुप रहे और झांग यू भी चुप रही। कोई विकल्प न होने पर झांग गोहुआ को चुप्पी तोड़नी पड़ी। ओम। झांग गोहुआ को आखिरकार बात करते हुए सुनकर झांग यू ने राहत की सांस ली। वह मुद्दे पर आने के लिए तैयार थी ताकि वह जल्दी से घर जा सके। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे केवल हिचकिचाहट भरी बुदबुदाहट ही सुनने को मिली। वह अवाक थी। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। झांग गोहुआ ने उसे ढूंढ लिया था, फिर भी वह बात करने के लिए तैयार नहीं था। झांग यू ने मुड़कर घर की ओर चलना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि झांग गोहुआ के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है और उसने इसके लिए अतिरिक्त समय भी रखा है। अब उसे एहसास हुआ कि कोई भी समय उपयोगी नहीं होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जो वास्तव में मूर्ख है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे और अधिक समय देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेहतर होगा कि वह पहले ही घर लौट जाए। झांग गोहुआ ने झांग यू को घर की ओर जाते हुए देखा और पुकारा, छोटे यू, तुम क्या कर रहे हो? अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि आपको भूख न लगी हो, लेकिन मुझे भूख लगी है। यदि आप टहलना चाहते हैं तो अकेले चले जाइए, झांग यू ने आगे बढ़ते हुए कहा। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो सुनिश्चित करें कि आप अपने विचारों को व्यवस्थित करें। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है अगर आप पूरे परिवार के सामने बोलें। झांग गोहुआ को खुश करने के लिए तैयार नहीं था। झांग यू को मजबूत दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ते देख झांग गोहुआ को पता था कि वह वास्तव में ऐसा कर सकती है। छोटी यू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया अपनी भाभी को परेशान करना बंद करो। इसलिए चाहे उनकी प्रतिष्ठा ही क्यों न चली जाए। झांग गोहुआ ने अब अपने शब्दों को गढ़ने की जहमत नहीं उठाई।
चाहे उन्होंने इसे कैसे भी प्रस्तुत किया हो, फिर भी इसे कहना आवश्यक था। क्या आप उसे चियांग यून से झगड़ा न करने के लिए कह रहे हैं? पहले ये तो स्पष्ट कर लो कि परेशानी किसने शुरू की। आपकी पत्नी ने उस समय स्थिति का फायदा उठाया था। क्या आपने कभी मुझ पर, अपनी बहन पर विचार किया और उसे संयम बरतने के लिए कहा? उस समय आप चुपचाप एक तरफ बैठे थे। ठीक है, अगर आप उस समय एक मृत व्यक्ति की तरह चुप थे, तो कृपया अब एक ज़ोंबी की तरह जीवित न हो। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ इसलिए झुकना पड़ेगा क्योंकि किसी और के साथ अन्याय हुआ है। किसी को भी हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कभी नुकसान न उठाना पड़े। सच में, मैं उसके आगे क्यों झुकूं? बड़ी भाभी के रूप में चियांग यून ने मेरे लिए क्या किया है? क्या उसने मेरे लिए कभी कुछ खरीदा है? छोड़ो, मेरी उम्मीदें मत बढ़ाओ, ऐसी चीज़ें मुझे अमीर नहीं बना सकती, और इनके बिना मैं गरीब भी नहीं हो जाऊंगा। हालांकि झांग गोहुआ, आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। यदि बूढ़ा आदमी घर ले ले और तुम्हें कुछ न मिले, तो क्या झांग यी की शादी के बाद तुम्हारे पास घर खरीदने के लिए पैसे होंगे? तुम्हें शादी की भी योजना बनानी होगी। सब मिलाकर इसमें कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। झांग यू ने बार बार कहा, पैसा कमाने के लिए तुम्हें सचमुच कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप क्या करेंगी? झांग यू ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके जाने से इतना महत्वपूर्ण तितली प्रभाव पैदा होगा, और वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अब क्या कहना है। 5 लाख, यह आकृति झांग गोहुआ को चौंकाते हुए बोली, बहन तुम मुझे डरा रही हो। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा हूँ। आप स्वयं बाजार भाव देख लीजिए। क्या चियांग यून ने पिछली बार नहीं कहा था कि हमें शादी के घर के लिए कम से कम 3 बेडरूम की आवश्यकता होगी? ये कम से कम 2,20,000 है, और सजावट के साथ ये 3 लाख तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग वास्तव में बाजार के बारे में नहीं जानते, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझा सकते हैं। यदि यह पिछले 2 वर्षों में निर्मित नया घर खरीदना है, तो ये 3 लाख भी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि झांग यी ने कहा कि दादा दादी सभी लिफ्ट से सुसज्जित अपार्टमेंट में रहते हैं। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो यह और भी महंगा होगा। वास्तव में 5 लाख खर्च करना काफी संभव है, झांग यू ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की। झांग गोहुआ ने गहरी सांस ली। हाँ, इसमें सचमुच इतना पैसा लगता है। आप अच्छी स्थिति में हैं। झांग गोहुआ ने महसूस किया कि अगर वह इस बार घर पर अपना हाथ नहीं रख सका, तो उसे झांग यू के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए। उसने एक डुप्लेक्स खरीदा था, इसलिए वे आपस में अदला बदली कर सकते थे। वह उस जगह को, जहां वे अभी रह रहे थे, उसे बाजार मूल्य पर बेच सकता था, और फिर वह अपनी कंपनी के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट को उसे आंतरिक मूल्य पर बेच सकती थी। वह हमेशा से झांग गोहुआ को एक तेज तर्रार व्यक्ति के रूप में जानता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना चतुर होगा। काफी देर तक उसे घूरने के बाद झांग यू ने ठंडी हंसी निकाली और बिना कुछ कहे उसके पास से चली गई। झांग गोहुआ को उसकी प्रतिक्रिया से ही पता चल गया कि वह बहुत परेशान होगी। बहन, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें इतनी बड़ी जगह पर अकेले रहने की जरूरत नहीं है। बहन, झांग गोहुआ की अंतहीन बकबक नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए घर भागकर उसने झांग दागू को ढूंढा और झांग गोहुआ की सारी बातें उसे बता दीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला हूँ? मैंने तुमसे कहा था, मैं एक बच्चा गोद लेने की योजना बना रहा हूँ। भले ही मैं अकेला रहूं, मैं एक बड़े घर में रहना चाहता हूं, और यह मेरी पसंद है। शहर के केंद्र में एक घर। तो क्या हुआ, इसमें वह हरियाली नहीं है जो मैं चाहता हूं। स्कूल जिलों के बारे में मुझसे बात मत करो। अगर मैं किसी बच्चे को गोद भी ले लूं, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, मैं उसे कहीं और पढ़ाऊंगी। स्कूल जिले में एक कमरे का अपार्टमेंट भी बढ़िया है। मैं झांग गोहुआ के साथ घरों की अदला बदली क्यों करूं? 5वीं मंजिल पर बिना लिफ्ट वाला अपार्टमेंट बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे जैसे शहर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र दूर होता जाएगा, वह क्षेत्र जहां झांग गोहुआ वर्तमान में रहता है, उसकी चमक काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रतिष्ठित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के निकट होने के बावजूद वातावरण वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है, और झांग यू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। झांग शहुआ और उसकी पत्नी ने यह भी सुना कि झांग गोहुआ को झांग यू से कुछ बात करनी थी, यह मानते हुए कि यह चियांग यू और उसके बेटे के बारे में मामलों पर चर्चा करने के लिए था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये झांग यू के कल्याण अपार्टमेंट के बारे में निकला, और तुरंत झांग शहुआ और झांग होंग दोनों जोड़ों ने नाराजगी के साथ उसकी जांच की। अपने दिल में उन्होंने उसे कोसा, यह महसूस करते हुए कि झांग गोहुआ एक घृणित व्यक्ति, एक विशेष रूप से नीच खलनायक के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे सभी हाथ मिलाएंगे, कि वे अपार्टमेंट को आपस में बांट लेंगे। फिर भी झांग गोहुआ ने यह विचार लाने की हिम्मत की। झांग दागू को पता था कि झांग गोहुआ और अन्य लोग षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कोई इतना मूर्ख हो सकता है। बड़े भाई, आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हमें चीज़ों को निष्पक्ष तो रखना ही होगा। झांग गोहुआ ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि झांग यू वास्तव में शिकायत करने की हिम्मत करेगा, और थोड़ी देर तक बुदबुदाने के बाद उसने कहा, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अपार्टमेंट नहीं है। अगर जियाओई की शादी हो जाए और कोई अपार्टमेंट न हो, तो कौन सी लड़की उसकी तरफ देखेगी?
हर बात का दोष झांग यी पर मरना, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, जितना अधिक झांग दागू ने इसके बारे में सोचा, अगर वे वास्तव में पैसे ले लेते हैं तो झांग यी को शादी के घर के बिना छोड़ दिया जाएगा। झांग यू की ओर देखते ही उसे तुरंत समझ आ गया कि वे दया का कार्ड खेल रहे थे और वास्तव में वह सफल हो गया था। चाहे वह किसी का भी बेटा हो, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिताजी, अगर आप झांग यी के पास वैवाहिक घर न होने के बारे में चिंतित हैं तो आप अपार्टमेंट ले लीजिए। अपने प्यारे सबसे बड़े पोते के लिए आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े होकर रह सकते हैं। आखिरकार मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे धोखा दिया जाएगा। आप मुझसे, जो पैसा और अपार्टमेंट खो रहा है, इतना नुकसान उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े होकर जीने के लिए झांग दागू ने अपना सिर हिलाया। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसे भूल जाओ। जैसी कि उम्मीद थी, झांग दागू एक स्वार्थी व्यक्ति था और झांग यू को यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। देखिए पिताजी, आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं और वह आपका प्रिय सबसे बड़ा पोता है, तो आप मुझसे पैसे खर्च करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। या इसे सरल रखें, झांग गोहुआ 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता है। वह बड़ा अपार्टमेंट नहीं खरीद सकता, वह 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ले सकता है। बड़ा अपार्टमेंट झांग यी के वैवाहिक घर के लिए हो सकता है और वे 1 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रह सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। झांग यू ने एक और सुझाव दिया, एक ही कमरे में रहना। रसोई में व्यस्त चियांग यून, ये जानते हुए कि झांग गोहुआ ने बातचीत के लिए झांग यू को बुलाया था, इस मूर्खतापूर्ण कदम से स्तब्ध रह गई और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उसे याद आया कि जब झांग यू ने सुअर साथियों का जिक्र किया था और अब उसे भयानक सुअर साथियों के आतंक का सामना करना पड़ रहा था, उस समय उसने वास्तव में अपने आसपास के लोगों की निगाहों से मिलने की हिम्मत नहीं की, जबकि पहले ही यह स्पष्ट रूप से चर्चा हो चुकी थी कि अपार्टमेंट के मुद्दे पर झांग यू के रुख को नरम करने के लिए हर कोई मिलकर काम करेगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात कही, वे अपनी बात से मुकर गए। अगर वह होती तो वह बहुत क्रोधित होती। जब डूजिया और झांग होंग ने चियांग यून की बकवास सुनी तो वे भी क्रोधित हो गए। यद्यपि वे थोड़ा लालच में थे, फिर भी यह झांग यू के नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया एक कल्याणकारी अपार्टमेंट था और उसने स्वयं ही भुगतान का प्रबंध किया था। यद्यपि वे प्रलोभन में थे, फिर भी वे बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनके शब्द वैसे भी व्यर्थ होते। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ लोग अथक थे, चीज़ों को भड़काने के लिए दृढ़ थे, और वह व्यक्ति झांग गोहुआ था जिसने उनके पास आने और झांग यू को अपार्टमेंट सौंपने के तरीके पर चर्चा करने की पहल की। मूलतः उन्होंने एक अच्छी बात का वादा किया था कि हर कोई इसमें योगदान देगा और लाभ को साझा करेगा। लेकिन यह आदमी पलट गया और अकेले ही झांग यू के पास चला गया और अपने लिए अपार्टमेंट पाने की कोशिश करने लगा। डूजिया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने हक्के बक्के चांग यून को देखकर कई बार उपहास किया। अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चांग यून इस बात से अनजान हो सकता है। हर कोई जानता है कि झांग गोहुआ चियांग यून की बात ध्यान से सुनता है और बिना किसी कोताही के ठीक वैसा ही करता है जैसा वह कहती है। खैर, भविष्य में झांग गोहुआ चाहे जो भी कहे, लाभ चाहे कितने भी दिखावटी या उदार हों, वे कभी भी उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगे, सब झूठ है। डूजिया ने कुछ देर तक बिना शिकायत के सहन किया, लेकिन झांग होंग पीछे हटने वालों में से नहीं था। ऐसा पाखंड। झांग होंग ने असंतुष्ट होकर कहा, एक और तो वे कहते हैं कि हमें एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन फिर वे अकेले ही काम करने लगते हैं। जहां तक पेन हुआन का सवाल है, जो कि रसोई में ही थी और उसने ये सुना, उसने जो सोचा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह जानती थी कि बूढ़ी महिला झांग यू को नहीं बताएगी, भले ही उसे पता हो। झांग होंग की बात सुनकर चियांग यून को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो रहा है। अगर उन्हें पता होता कि झांग गोहुआ ऐसा कदम उठाएंगे तो उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा न करने की सलाह दी होती। यदि वह गणनाशील किस्म की होती तो भी वह ऐसा कदम नहीं उठाती। ये झांग यू को चांदी की थाली में परोसना मात्र नहीं था। चांग यून जितना अधिक इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों के बाद भी वह अपनी नौकरी में कोई नहीं थी। झांग होंग को चियांग यून के इनकार से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह आश्चर्य की बात होगी यदि वह वास्तव में इसे स्वीकार कर ले। बेशक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, सारे अच्छे काम तुम्हारे ही किए हुए हैं। झांग होंग ने कहा, आपका इनकार बेकार है। हर कोई जानता है कि झांग गोहुआ में कोई रीढ़ नहीं है। वह अपनी पत्नी की हर बात सुनता है और निश्चित रूप से उसके आदेशों का पालन करता है। झांग होंग ने अपनी घृणा को छिपाने का कोई प्रयास किए बिना अपनी आंखें घुमाईं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही हूँ, इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डूजिया मुस्कुराया, मुझे पता है कि माँ और पिताजी द्वारा दिए गए पैसे की वजह से जियाओई का विवाह घर एक मुद्दा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें लोगों के खिलाफ साजिश रचनी चाहिए। हालांकि वह भी नाखुश थी, लेकिन डूजिया जानती थी कि झांग गोहुआ इससे बच नहीं पाएगा। जो करने की जरूरत थी वह ये कि वह चियांग यून से दूरी बनाए रखे और उनके साथ न घसीटे जाए।
यदि घर को लेकर उनकी योजना सफल हो गई और उन्हें बंटवारे के लिए पैसा मिल गया तो झांग यू के साथ झगड़ा होना बस इतना ही होगा, अप्रिय, लेकिन कम से कम पैसा तो हाथ में होगा। लेकिन पैसा अभी हाथ में नहीं था तो वे इतना हंगामा कैसे कर सकते थे। डूजिया की बातें सुनकर चांग यून उसकी मंशा समझ गया, जो उनकी भलाई की चिंता नहीं करना था। तुम मेरे बारे में क्या? डूजिया ने चियांग यून को तिरस्कार से देखा। चूंकि तुम सबने आगे बढ़कर अपनी मर्जी से काम किया है, इसलिए तुम्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। हम आपकी गंदगी साफ करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। यदि आप सफल होते हैं तो सारा लाभ आपका ही होगा। चूंकि आपने हमसे परामर्श किए बिना ये कदम उठाया है, इसलिए आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। वह वास्तव में अब ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी जो पूरी तरह से पाखंडी और पूरी तरह से सिद्धांतहीन थे। झांग होंग ने भी कुछ बार घृणा से नाक भान सिकुड़ी। उसके दिल में राहत के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यदि वे सभी झांग यू को अपने जाल में फंसाने के लिए निकले थे और यदि उनकी योजना विफल हो गई तो उन्हें झांग यू की आलोचना और गाली का सामना करना पड़ा, साथ ही पुराने पड़ोसियों के साथ गपशप भी करनी पड़ी। झांग होंग इस विचार से कांप उठा। यदि झांग यू ने वास्तव में इसे इस तरह से संभाला तो उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। झांग होंग ने सचमुच ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि यह कितना बुरा हो जाएगा। ये जितना बदसूरत हो सकता था उतना बदसूरत होगा और उन्हें हर संभव तरीके से कुचला जाएगा। खासकर यदि ऐसी बातें उसके कार्यस्थल तक पहुंच गईं और उसके सहकर्मियों को इसके बारे में पता चला तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे उसे किस तरह देखेंगे। भले ही उनकी पदोन्नति की संभावनाएं कम थीं, लेकिन क्या उन्हें अपनी छवि की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा वह ये भी नहीं सोचना चाहती थी कि लियू हुई उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। हमेशा सबसे बड़े को ही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार में सबसे बड़े वह केवल योजना और चालाकी करता है। झांग होंग को ये याद करने से रोका नहीं जा सका कि उसका विवाह किस प्रकार प्रभावित हुआ था। झांग दागू और अन्य लोगों ने उसे जो दहेज देने का वादा किया था उसमें किसी ने छेड़छाड़ की। झांग यू हॉल में था, जोर से कह रहा था कि झांग गोहुआ कितना अपमानजनक था। मैं परिवार की संपत्ति नहीं ले रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? कौन कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरे माता पिता मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। हम झांग यू की नज़र में अगर झांग दागू और उसकी पत्नी का लगातार पक्षपात न होता और वे झांग गोहुआ को कुछ अनुचित विचारों से न भरते तो वह आज ऐसा नहीं कह रहा होता। मैं परिवार से घर नहीं लेना चाहता, मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूँ। ये ठीक होना चाहिए, है ना? लेकिन अभी भी आपत्तियां हैं। आपका घर मुझे बाजार मूल्य पर बेचा गया था। मेरा घर मेरी यूनिट द्वारा कल्याणकारी मूल्य पर दिया गया था। सच में कुछ लोग वास्तव में संख्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। सिस्टम में बने रहने की क्या जरूरत है? ऊपर के नेताओं द्वारा फटकार सुनने की क्या जरूरत है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे वर्षों से पदोन्नति नहीं मिली है। इतनी चतुराई के साथ क्या आपको व्यापार करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए? आपका व्यवसाय न करना वास्तव में एक नुकसान है, क्योंकि आप एक व्यवसाय प्रेमी व्यक्ति को खो रहे हैं। अगर आप सचमुच काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से पदोन्नति मिलेगी। दिन भर तो बस गणना ही चलती रहती है। मुझे सोचने दो, तुम 30,000 भी नहीं जुटा सकते पैसे और घर के बदले में मुझे क्या दोगे? झांग यू को लगा कि झांग गोहुआ निश्चित रूप से कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। जब समय आएगा तो आप अपने हाथ फैलाएंगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे। मैंने अग्रिम भुगतान के रूप में एक बड़ी राशि चुकाई होती और मुझे केवल एक जर्जर मकान मिलता। झांग यू को यकीन था कि यह सौदा घाटे का सौदा था। झांग गोहुआ इसे कैसे स्वीकार करेंगे? आप केवल अग्रिम भुगतान कर रहे हैं। अगर मैं इसे ले लेता हूं तो मुझे अभी भी बंधक का भुगतान करना होगा। उनके विचार में वे ही नुकसान में थे। क्या झांग यू झांग गोहुआ के शब्दों में उलझ जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। वह एक अकाउंटेंट थी। ठीक है, घर गिरवी रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इकाई द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी घर आमतौर पर अगले पड़ोस की तुलना में 1,000 या उससे अधिक सस्ते होते हैं। आप इसके बारे में सोचें। पूरे सेट के लिए मैं एक बड़ा डुप्लेक्स ले रहा हूं और कुल मिलाकर क्या ये 2 लाख से अधिक की बचत नहीं है? आपके 3 बेडरूम का किराया कितना है? ये भी लगभग 2 लाख या अधिकतम 3 लाख के आसपास है ना? अगर मैं अग्रिम भुगतान करूं तो ये कम से कम 1 लाख से अधिक होगा, है ना? इसके अलावा नए घरों में रहना अधिक आरामदायक है क्योंकि उनमें हरियाली भी अधिक है। लेकिन पुराने पड़ोस के घरों का लेआउट कैसा है? नहीं बूझते हो? रसोई घर छोटा है, बाथरूम छोटा है, लेकिन अब नए घरों में रसोई और बाथरूम बहुत बड़े हैं। 20 साल से अधिक समय तक एक घर में रहने के बाद उसकी गुणवत्ता खराब ही होगी, है ना? उदाहरण के लिए पाइपलाइनें अब अच्छी नहीं हैं। जैसे नालियां भी ठीक नहीं हैं, अक्सर जाम हो जाती हैं। और जब घर मूल रूप से बनाए गए थे तो उनमें कोई इंसुलेशन या तापीय उपाय नहीं थे। वास्तव में इसका एकमात्र लाभ यह है कि यह एक शहरी क्षेत्र की संपत्ति है। लेकिन यहाँ एक अच्छा स्कूल, जिला और एक अस्पताल है। झांग गोहुआ ने स्वीकार किया कि झांग यू ने जो कहा वह सही था। उनके वर्तमान घर में नालियां हर दूसरे दिन अवरुद्ध हो जाती थीं।
ये तो सहनीय था, लेकिन तभी सेप्टिक टैंक का ढक्कन टूट गया और बदबू बाहर आने लगी। सर्दियों में तो ये ठीक था, क्योंकि खिड़कियां बंद रहती थीं और गंध भी बहुत तीखी नहीं होती थी, लेकिन गर्मियों में गंध असहनीय होती थी और आप खिड़कियां बंद नहीं कर सकते थे। उन्होंने पड़ोस समिति से इस मामले को संभालने के लिए कहा था, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला और कोई कार्रवाई नहीं हुई। धनी सहकर्मी पहले ही अपने घरों की अदला बदली करके चले गए थे, जिससे झांग गोहुआ जैसे लोगों को कष्ट सहना पड़ा, जो अपनी जीवन स्थितियों में सुधार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। चाहे वे घर को सफलतापूर्वक बेच पाएं या नहीं, फिलहाल झांग यू नाराज था और उसे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि घर में कुछ भी गलत था। क्या झांग यू उसे छोड़ देगा? पुराने घरों में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन थोड़े संयम से इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। सभी घर नए सिरे से शुरू होते हैं। छोटी यू झांग गोहुआ खुद को उपदेश देने से रोक नहीं सका। आप जिस नए आवासीय क्षेत्र को खरीद रहे हैं वह अभी नया है, लेकिन 20 से अधिक वर्षों में क्या यह एक पुराना समुदाय नहीं बन जाएगा? क्या आप मानते हैं कि यह घर निश्चित रूप से वर्तमान पुराने घरों से बेहतर होगा? झांग गोहुआ को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं जिस समुदाय में अभी रह रहा हूं, उसके निर्माण में बहुत मेहनत लगी थी। इनमें से कई को संस्थागत इकाइयों को आवंटित किया गया तथा कुछ को अच्छे प्रदर्शन वाले एकाधिकार वाले उद्यमों को दिया गया, जैसे कि बिजली, पानी, गैस और तंबाकू कंपनियों द्वारा संचालित उद्यम। गुणवत्ता खराब कैसे हो सकती है? यदि कोई समस्या हुई तो निर्माण इकाइयां निश्चित रूप से आसानी से नहीं बच पाएंगी। हाँ, उस समय गुणवत्ता अच्छी लग रही थी, लेकिन अब ये समस्याओं का ढेर है। जब इसका निर्माण हुआ था तब यहाँ केवल साइकिल शेड थे, कार पार्किंग क्षेत्र नहीं था, है ना? भविष्य में जब अधिक लोग कारें खरीदेंगे और कारें खरीदी जाएंगी तो कृषि विश्वविद्यालय में पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या ये संघर्ष नहीं है? और शहर का केंद्र इतना बड़ा है कि अंततः इसे बाहर की ओर विस्तार करना ही होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज का चहल पहल भरा शहर 20 साल में धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शहर के केंद्र में वर्तमान में मांग में रहने वाली दुकानें महीनों तक खाली पड़ी रह सकती हैं तथा उन्हें किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। और झांग यू जो मकान खरीद रहे हैं वे ऐसे क्षेत्र में हैं जो काफ़ी विकसित हो रहा है, जिसे भविष्य में विकास का केंद्र कहा जा सकता है। झांग यू जानती थी कि यह सब कहने के बाद झांग गोहुआ और अन्य लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही शहर की सरकार ने पहले ही स्थानांतरित होने का सुझाव दिया था। लेकिन ये सुझाव कई वर्ष पहले दिया गया था और यह हमेशा से ही हवाई ही रहा है। यहाँ तक कि झांग गोहुआ और सिस्टम के अंदर के अन्य लोगों को भी लगा कि यह सिर्फ औपचारिकता मात्र है और स्थानांतरण असंभव है। वर्तमान नेताओं में साहस की कमी है और वे केवल स्थिरता चाहते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद आने वाले नेता दृढ़ संकल्प के साथ स्थानांतरण के लिए दबाव डालेंगे। यहाँ तक कि लंबे समय से अप्रभावित नगर सरकार का स्थान भी स्थानांतरित कर दिया गया और इसके साथ ही हर कोई घर खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। मकान की कीमतें पहले से ही बढ़ रही थीं और ऐसी खबरें आने के बाद वृद्धि की गति आश्चर्यजनक थी। यह अच्छी बात थी कि मकानों की कीमतें बढ़ रही थीं। आखिरकार मकानों की आसमान छूती कीमतों के युग में रहना सामान्य बात लगती थी। लेकिन एक मुख्य मुद्दा था, लोग पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन बाजार में कोई मकान नहीं आ रहा था। रियल एस्टेट एजेंट और विक्रेता जो पहले ग्राहकों से मकान देखने के लिए विनती करते थे, अब उनका रवैया पूरी तरह बदल गया है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्तियां कितनी आकर्षक हैं। मकान देखने और चुनने के लिए आपके पास खरीदने का इरादा होना चाहिए। यदि आपने बिना कोई विकल्प चुने कई बार देखा है तो भविष्य में ऐसी सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। झांग यू जानती थी कि भले ही वह दूसरे शहर में काम करती थी, लेकिन उसके नाम की संपत्ति की बहुत मांग थी। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि शहर का केंद्र स्थानांतरित हो जाएगा? झांग गोहुआ ने झांग यू को उपदेश दिया और वास्तव में निराश महसूस किया। झांग यू की यह बात सुनकर उन्हें अचानक लगा कि एक अवसर पैदा हो गया है। आप गंभीरता से यह नहीं मानते कि सिर्फ इसलिए कि शहर की सरकार शहर के केंद्र को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखती है, ये वास्तव में हो जाएगा, है ना? झांग गोहुआ ने सोचा कि झांग यू वास्तव में एक मूर्ख थी जो हर उस बात पर विश्वास कर लेती थी जो उसे बताई जाती थी। तुम जो कुछ भी तुम्हें बताया जाता है उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? झांग गोहुआ ने सोचा कि झांग यू ने अभी अभी गूंगा भाग्य में कदम रखा है, वास्तव में इतने अच्छे भाग्य का सामना किया है। लेकिन जब बात सिस्टम की पेचीदगियों को समझने की आई तो वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। बिल्कुल, झांग शहुआ ने भी शहर के केंद्र के स्थानांतरण और इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सुना था। कई साल पहले ऐसा ही निर्णय लिया गया था और उसका परिणाम क्या हुआ? यद्यपि एक नया जिला विकसित किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से औद्योगिक है। खरीदारी और चिकित्सा संबंधी नियुक्तियों के लिए लोग अभी भी शहर के केंद्र में आते हैं। हमारे स्कूल की तरह यहाँ भी स्थानांतरण की बात हो रही है, लेकिन अंततः क्या होगा? अगर यह झांग शहुआ पर निर्भर होता तो वह सोचता कि स्थानांतरण की आवश्यकता ही क्या है। झांग यू ने देखा कि एक के बाद एक लोग उसे मूर्ख होने, आसानी से मूर्ख बनने आदि के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वह समझाने के लिए आगे नहीं आई। समझाने से क्या फ़ायदा होगा?
जब तक वे अपने दिल में विश्वास नहीं करते, उनकी नज़र में कोई भी स्पष्टीकरण कुतर्क होगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया और विकास शुरू हुआ, शहर की सरकार ने नए क्षेत्र में काम करने का फैसला किया और कई वित्तीय संस्थानों ने अपने शहर मुख्यालयों को स्थानांतरित कर दिया। वे अचंभित रह गए। पिछले जन्म में भले ही वे तथाकथित सुविज्ञ लोग थे, फिर भी वे इस अवसर से चूक गए। सबसे पहले, वहां कोई आवास उपलब्ध नहीं था। जब उन्हें लिस्टिंग मिली तो उन्होंने देखा कि कुछ ही महीनों में कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, इसलिए उन्होंने खरीदने से मना कर दिया और लगातार चूकते रहे। इस बार भी वे वही गलतियां कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वास्तव में उनके पास धन कमाने का सौभाग्य नहीं था। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने उन्हें चेतावनी दी थी और यदि लोग नहीं सुनते तो वह क्या कर सकती थी। ठीक है, क्या अब हम खाना खा सकते हैं? खाने के बाद मैं आराम करने के लिए जल्दी वापस जाऊंगा। मुझे कल बहुत सारा कागजात काम करना है। संपत्ति का दस्तावेज ले लो, फिर हुकोहू को स्थानांतरित करो। झांग यू और भी उत्साहित हो गया। आखिरकार मैं एक स्वतंत्र घरेलू पंजीकरण प्राप्त कर सकता हूँ। हुकोहू पुस्तक हाथ में लेकर वह सचमुच वह कर सकती थी जो वह चाहती थी। जहां तक झांग दागू और अन्य लोगों की सोच का सवाल है, क्षमा करें, यह उसके लिए अप्रासंगिक था। उत्साहित झांग यू को देखकर झांग दागू के मन में विचार आया, क्या तुम सचमुच एक बच्चा गोद लेने की योजना बना रहे हो? शुरू में उसने सोचा कि वह बस सामान्य रूप से बोल रही है, लेकिन किसी कारण से वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि घर खरीदने और हुकोहू को स्थानांतरित करने के मुद्दे थे। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि यह उनका सुझाव था, लेकिन वास्तव में वे धीरे धीरे उसके जाल में फंसते जा रहे थे। झांग यू ने अपनी हुकोहू पुस्तक पहले से ही तैयार कर रखी थी, बस अगले दिन की प्रक्रिया का इंतजार कर रही थी। बेशक वह इस बात से चिंतित नहीं थी कि झांग दागू और अन्य लोग कोई परेशानी पैदा करेंगे। आखिरकार अगर उसका हुकोहू नहीं हटाया गया तो वे अपने घर की विध्वंस प्रक्रिया जारी नहीं रख सकते थे। मैं इस पर गौर करने की सोच रहा हूँ। यदि कोई उपयुक्त बच्चा होगा तो मैं गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करूंगी और उसे गोद लेने की तैयारी करूंगी। क्या तुम्हें हमेशा ये चिंता नहीं रही कि अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरे कोई बच्चे नहीं हुए तो बुढ़ापे में मेरे पास कोई नहीं होगा? अब जब मेरा एक बच्चा है तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे किस बात की चिंता होगी? झांग यू ने कहा कि पुरुषों को छोड़ा जा सकता है, उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं है। झांग दागू अवाक रह गए। आपको सचमुच नहीं लगता कि बच्चे का पालन पोषण करना आसान है ना? झांग यू ने अपनी उंगली बढ़ाकर झांग दागू के सामने हिलाई। बेशक मैं जानती हूं कि बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं है। ज़ैंग गोहुआ और अन्य लोगों को देखिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एक भी नहीं उठाना चाहिए। और जहां तक भतीजे वगैरह का सवाल है, क्या मैं निश्चिंत हो सकता हूं कि वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? ये वास्तव में अनिश्चित है। जरूरी नहीं कि किसी के अपने बच्चे भी संतान तुल्य हों। झांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब एक जुआ है। मुझे लगता है कि मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। मुझे मत कहो कि गोद लिए गए बच्चे अविश्वसनीय होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भतीजे अनिवार्यतः विश्वसनीय होते हैं। झांग दागू ने झांग यू को काफी देर तक देखा और महसूस किया कि इस बच्ची ने सचमुच अपना मन बना लिया है। आप एक बच्चा गोद लेने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आपको काम करने की जरूरत है। आप बच्चे की देखभाल कैसे करेंगी? पान हुआन, जो कि रसोई में था, अब और नहीं रुक सका। बच्चे का ख्याल रखना। झांग यू को अचानक विचार आया, ठीक है, मैं भूल गया। मैंने कभी शिशु के पालन पोषण के बारे में नहीं सोचा था। यदि संभव हो तो मैं एक ऐसे बच्चे को गोद लेने की योजना बना रहा हूं जो कम से कम किंडरगार्टन जाने लायक हो। क्या बच्चा किंडरगार्टन के लिए पर्याप्त बड़ा है? हर कोई सचमुच हैरान था। आखिरकार जब वे किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वे आशा करते हैं कि बच्चे के पास कोई यादें न हो ताकि बच्चा अधिक स्नेही हो सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने किंडरगार्टन में जाने लायक उम्र के बच्चे को चुनने का अनुरोध किया था और झांग यू को बस देखता ही रह गया। उसका दिल इस उम्मीद से भरा था कि झांग यू एक बड़ी रकम खर्च करेगा केवल एक कृतघ्न बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, जो वास्तव में क्रोधित करने वाला था। उन्होंने हर संभव तरीके से झांग यी की प्रतिष्ठा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई कैसे खुश हो सकता था? जब पान हुआन ने यह अनुरोध सुना तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। आपने इतने बड़े बच्चे को क्यों चुना? एक ऐसे शिशु को चुने जो कुछ भी नहीं जानता। झांग यू ने सोचा था कि शिशु मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे काम करना पड़ता है और यह संभव नहीं है। नहीं, मेरे पास बच्चे की पूर्णकालिक देखभाल करने का कोई तरीका है। जहां तक आया रखने की बात है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हजारों। क्या उस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता? बेशक एक और महत्वपूर्ण बात है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जबान तीखी होती है। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा बच्चा गोद लेने की बात को गुप्त नहीं रखा जा सकता। चाहे वह चियांग यू हो, डूजिया हो या झांग होंग, वे निश्चित रूप से झांग यू और उसकी बेटी को साथ साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं सावधान नहीं रही तो वे यह बात उजागर कर देंगे कि मैं बच्चे की जन्मदाता मां नहीं हूं। आजकल बहुत से बेकार लोग हैं और यह मामला निश्चित रूप से गुप्त नहीं रखा जाएगा।
चूंकि इसे छिपाया नहीं जा सकता और बच्चे को पता चल जाएगा, तो फिर मैं अपने लिए चीज़ें आसान क्यों न बना लूँ। कम से कम बच्चे को उसकी जड़ें, उसकी कहानी पता चले। इस तरह अगर कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश भी करता है तो क्या होगा? ये निश्चित रूप से निष्फल होगा। इसके अलावा मैं अब जवान नहीं हो रही हूँ और अगर बच्ची बड़ी है तो वह जल्दी ही स्नातक हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। दरअसल अगर संभव हो तो मैं ऐसे बच्चे को चुनना चाहूँगा जो पहले से ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा हो। किंडरगार्टन के बच्चे के साथ करने को ज़्यादा काम होता है, लेकिन कम से कम प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को अपनी देखभाल खुद करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन एक समस्या ये भी है, जो बच्चे लंबे समय तक अनाथालयों में रहते हैं उन्हें कभी कभी समाज में घुलने मिलने में परेशानी होती है। प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को चुनें। पान हुआन को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिरकार वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि लोग बच्चे के सामने ऐसा वैसा नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि झांग यू, झांग गोहुआ और अन्य लोगों से असंतुष्ट थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे भी उससे असंतुष्ट थे? दरअसल झांग गोहुआ और अन्य लोगों के बीच संबंध भी बदल गए हैं। यह अब पहले जैसा नहीं रहा और इसे केवल दिखावे के लिए ही बनाए रखा गया है, तथा इसमें केवल कुछ निश्चित समय पर ही सुधार किया जाता है। जैसे जब वे झांग यू के खिलाफ साजिश रच रहे होते हैं तो पान हुआन का दिल उदास हो जाता है। वह मानती थी कि उसका परिवार कभी मजाक का पात्र नहीं बनेगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसका अपना परिवार भी खामियों से भरा हुआ है। इससे पहले झांग यू ने कभी भी घर से बाहर जाने या बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा था। जब तक आपने निर्णय ले लिया है तब तक सब ठीक है। पान हुआन ने इन चीज़ों की चिंता किए बिना शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने का निर्णय लिया। झांग यू ने स्वीकृति में गुनगुनाया, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। बच्चे का पालन पोषण करने का मतलब है खर्चों में वृद्धि। झांग यू उन बच्चों के भविष्य के आकलन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके जिन्हें सोना निगलने वाले जानवर के रूप में वर्णित किया गया था। बच्चे के लिए उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, नहीं वह उनके पालन पोषण पर बहुत अधिक धन खर्च करना चाहती थी, लेकिन बुनियादी खर्च आवश्यक थे। झांग गोहुआ ने झांग यू को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। बेशक, और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बच्चे के पालन पोषण में अज्ञात मात्रा में प्रयास करना होगा। झांग गोहुआ ने वर्षों से झांग यी के लिए किए गए प्रयासों को याद करते हुए लगातार आह भरी। बेशक, यदि संभव हुआ तो वह सचमुच आशा करता है कि वह बच्चा गोद लेने का विचार त्याग देगी। झांग यू जानती थी कि झांग गोहुआ झांग यी पर खर्च की गई ऊर्जा के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने ये भी मान लिया था कि वह उम्मीद कर रहा था कि वह गोद लेने के विचार को त्याग देगी। मैं बस इसका अनुभव करना चाहता हूँ। मैंने एक दिन एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि लोगों को और अधिक चीज़ों का अनुभव करना चाहिए। कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझी जा सकती हैं। आप शादी की बात करते हैं और मुझे निश्चित रूप से उस अनुभव में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की परवरिश, मुझे लगता है कि मैं इसे आजमा सकती हूँ। भले ही यह कठिन हो, कम से कम मुझे इसका अनुभव तो होगा। झांग यू इस अनुभव को पाने के लिए अडिग थी। झांग गोहुआ और बाकी लोग जानते थे कि कुछ चीज़ें वास्तव में परिवर्तन की संभावना से परे थीं। झांग होन बेहद गुस्से में थी। उसके विचार में, अगर मूर्ख झांग गोहुआ ने ऐसा ज्यादती वाला काम नहीं किया होता तो क्या झांग यू ने एक बच्चा गोद लिया होता? यदि कोई बच्चा न होता तो सब कुछ संभव होता, लेकिन एक बार बच्चा गोद ले लिया गया तो क्या उसके लिए कोई अवसर होगा? उसने सचमुच देखा कि घर और पैसा उसकी आंखों के सामने उड़ गए। डूजिया ने मन ही मन आह भरी। ठीक है, शुरुआत में तो कोई खास उम्मीद नहीं थी और अब तो निश्चित रूप से कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन उन्हें ज़्यादा अफसोस नहीं था, क्योंकि झांग दागू और उनकी पत्नी ने उन्हें सहयोग दिया था। चूंकि झांग शिन उनकी पोती थी, इसलिए यदि बच्चा होनहार हो तो दादा दादी द्वारा उसकी मदद करना सामान्य बात है। लेकिन झांग यू अलग थी। एक बार उसने झांग शिन की मदद की तो उसे भविष्य में उसकी देखभाल करनी होगी और उसका समर्थन करना होगा। और चाहे झांग यू के पास कितनी भी संपत्ति और पैसा क्यों ना हो, क्या झांग गोहुआ और उसकी पत्नी इस पर नजर नहीं रखेंगे, और क्या झांग होंग ध्यान नहीं देंगे? इसके अलावा झांग दागू और उनकी पत्नी अपने पोते के प्रति इतने पक्षपाती हैं, इसलिए यह संभव है कि वे झांग यू को झांग यी का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दें। बच्चे को गोद लेने के बाद वह स्कूल कहाँ जाएगा? डूजिया ने स्थिति को समझते हुए चिंता के साथ झांग यू से पूछा। निश्चित रूप से उस जगह जहां मैं काम करता हूं। तब तक हम देखेंगे कि क्या कुछ उपाय करना संभव है। झांग यू को लगा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। वहां के बॉस का नेटवर्क वास्तव में काफ़ी विस्तृत है, लेकिन फिर किस बॉस का नेटवर्क विस्तृत नहीं है? डूजिया ने झांग यू को देखा, जो समस्याओं का सामना करने पर झाओ गोहुआ पर भरोसा करती थी या झांग शोहुआ की मदद लेती थी, लेकिन अब वह इस मुद्दे को खुद ही संभाल सकती थी, और यह काफ़ी बदलाव था। वहां आपकी सामाजिक सुरक्षा का भुगतान नहीं किया जाता है और आपके पास घर भी नहीं है। क्या आप बच्चे का दाखिला करा सकते हैं? झांग गोहुआ को अंततः एक अलग स्थान से स्कूली शिक्षा की समस्या का एहसास हुआ। इस समस्या, झांग यू के पास कोई बैकअप योजना नहीं थी, जो वास्तव में बहुत सरल थी। कोई समस्या नहीं।
यदि पब्लिक स्कूल उसे दाखिला नहीं देंगे तो क्या प्राइवेट स्कूल नहीं है? ठीक है, निजी स्कूल। झांग यू को सचमुच याद आया कि वहाँ कई अच्छे निजी स्कूल थे। शिक्षा की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी थी तथा कई बच्चों को मिडिल स्कूल की परीक्षा के बाद प्रमुख हाई स्कूलों में प्रवेश मिल गया। झांग यू ने सोचा कि यदि पब्लिक स्कूल में जाना कोई विकल्प नहीं है तो निजी स्कूल में जाना शायद इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। झांग गोहुआ बस झांग यू को यह बताना चाहते थे कि बच्चे को गोद लेने के बाद कई समस्याएं आएंगी और स्कूली शिक्षा उनमें से एक है। फिर भी अप्रत्याशित रूप से झांग यू ने समस्या को वापस फेंक दिया, यहाँ तक कि एक निजी स्कूल का भी सुझाव दिया। हे भगवान, ये कैसा परिवार था! नहीं, वह वास्तव में ये जानने को उत्सुक था कि झांग यू अब कितना वेतन कमा रहा है। अन्यथा वह घर खरीदने, बच्चों को गोद लेने और बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के बारे में सहजता से कैसे बात कर सकती थी। औसत आय वाले अधिकांश परिवार वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकते। झांग शहुआ ने झांग यू को ये कहते हुए सुना कि वह बच्चे को एक निजी स्कूल में भेजेगी और वह काफ़ी देर तक उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। झांग यू ने देखा कि कोई उसे घूर रहा है और जब उसने नज़र घुमाई तो पाया कि वह झांग शहुआ था जो उसे देख रहा था। बेशक वह उसे ऐसे नहीं देख रहा था जैसे वह मूर्ख हो, बल्कि एक अजीब भाव से देख रहा था। क्या बात है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? झांग यू ने पूछा। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस कितनी है? हालांकि यह उनका क्षेत्र नहीं था, फिर भी झांग शहुआ को वहाँ के स्कूलों की कुछ समझ थी। यह झांग यू को कैसे पता चल सकता था कि क्या एक साल की ट्यूशन फीस 10,000 से अधिक है? पहले तो उसने सोचा कि वह बताए कि ट्यूशन फीस 20,000 के आसपास है या नहीं, लेकिन फिर उसे वर्तमान आवास की कीमतें और वेतन याद आ गए। ठीक है, ट्यूशन फीस तो असंभव थी, ये राशि लगभग 15,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए, है न? झांग शहुआ ने झांग यू द्वारा सुझाई गई संख्या सुनी और वह बहुत खुश हुआ। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने सहजता से वहाँ के कई निजी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी तथा स्वाभाविक रूप से ट्यूशन फीस का भी उल्लेख किया। झांग गोहुआ ने शुरू में झांग शहुआ को निजी स्कूलों की स्थिति के बारे में बताते हुए सुना और सोचा कि शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। जब झांग यी की शादी हो गई और उनके बच्चे हुए तो उन्होंने उन्हें निजी स्कूल में भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ सीखने का माहौल बेहतर था और उनके बच्चे अधिक मेहनती हो सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ट्यूशन फीस के बारे में सुना तो झांग गोहुआ की सांस लगभग रुक गई। इतना महंगा? झांग गोहुआ कहना चाहता था, ये देखते हुए कि आजकल एक व्यक्ति का वेतन कितना है। हालांकि झांग यू के चेहरे पर उत्साह देखकर वह फिर से झांग यू के वेतन के बारे में उत्सुक हो गया। आज बिना खेल के झांग यी को बहुत उबा हुआ कहा जा सकता है। वह बस बैठा रहता है और आराम करता रहता है। उसने अपने पूर्व सहपाठियों के बारे में सोचा कि कैसे वे इतने कम समय में कार खरीदने में कामयाब हो गए। झांग यी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिन सहपाठियों को वह कभी नीची दृष्टि से देखता था वे अब कार चला रहे हैं। उसने सोचा, 4 पहियों वाली कारें, यदि आप इन्हें चलाकर घूमने निकलेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और इससे भी अधिक लोग आपसे ईर्ष्या और जलन करेंगे। यदि संभव हुआ तो वह भी एक कार खरीदना चाहेंगे। एक बार जब उसके पास कार आ गई और उसने शादी के लिए अपने घर का मामला सुलझा लिया तो झांग यी को विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। जैसे ही वह इस सुंदर सपने से जागा, उसने झांग यू को ये कहते सुना कि ट्यूशन फीस 15,000 प्रति वर्ष है, जिससे वह काफ़ी डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे अचानक बच्चों की शिक्षा की लागत के बारे में बात क्यों करने लगे। उसने सोचा, क्या ये पड़ोसियों या किसी रिश्तेदार के बच्चे हो सकते हैं? झांग यी ने कभी नहीं सोचा था कि झांग यू के बच्चे हो सकते हैं। पिताजी, आप ट्यूशन फीस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि झांग यू खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए उसने दाखिला लेने का फैसला किया? उन्होंने कहा, आपकी चाची एक बच्चा गोद लेने की योजना बना रही हैं, इसलिए हम बच्चे की शिक्षा के मामलों पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। क्या आप एक बच्चा गोद ले रहे हैं? ये कैसी स्थिति थी? झांग यी को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाला है। उसका मन भ्रम की स्थिति में था। मेरी चाची बच्चा गोद ले रहे हैं। झांग यी को लगा कि यह सिर्फ एक अप्रैल फूल का मजाक था। ये सिर्फ एक डर था, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए और बड़ों को उससे कोई असंतोष नहीं होने देना चाहिए। हाँ, आपकी सबसे बड़ी चाची कहती हैं कि उनकी स्थिति को देखते हुए वह एक लड़की को गोद ले सकती हैं। झांग गोहुआ जानता था कि वह झांग यी से यह बात नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने सच बता दिया। क्या झांग यू एक बच्चा गोद ले रहा था? यद्यपि परिवार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, झांग यी को पता था कि गोद लिया गया बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं होता। इसका मतलब यह था कि भतीजे के रूप में उन्हें झांग यू की संपत्ति के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस पर किसने सहमति दी? मैं सहमत नहीं हूँ। उसने हमेशा झांग यू की संपत्ति को अपनी संपत्ति माना था। झांग शिन, लियू जियान सभी को एक तरफ कर दिया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब कोई जंगली बच्चा होगा, भगवान जाने कहाँ से। सौभाग्यवश
वह जानता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वह नहीं कह सकता, लेकिन यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके हाव भाव ने उसे धोखा दे दिया। आपको असहमत होने का क्या अधिकार है? झांग यू ने उपहास किया। हम सभी यहाँ वयस्क हैं, हम सभी अपने मामलों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा, आप मेरा सम्मान किए बिना मेरा पैसा चाहते हैं, ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह मामला आपको सूचित करने का है, आपकी स्वीकृति लेने का नहीं। वैसे बड़े भाई, चूंकि मैंने एक बच्चा गोद लिया है, इसलिए आपके लिए यह उचित होगा कि आप उन्हें नए साल का पैसा दे दें। आखिरकार मैंने भी जियाओई और अन्य लोगों को नए साल का पैसा दिया है, लेकिन अब मैं इसे माफ़ करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसमें यह भी शामिल है कि भविष्य में जब उनके बच्चे होंगे तो उन्हें कुछ भी न दिया जाए। झांग यू ने कभी उनसे नए साल का पैसा पाने का सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। वे लोग ऐसे थे जो हिसाब किताब करने में बहुत अच्छे थे। झांग यू उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए बहुत आलसी था। वह इस समय का उपयोग किताबें पढ़ने, खुद को बेहतर बनाने और अपने बच्चे का पालन पोषण करने में कर सकता था, है ना? ये जानते हुए कि आज बहुत कुछ हुआ था, उन्हें निश्चित रूप से चीज़ों पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी, इसलिए अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह तेजी से बाहर चली गई। बस इसी तरह उसने उनके लिए जगह छोड़ दी और उन्हें अपनी इच्छानुसार चर्चा करने की अनुमति दे दी। झांग यू को जाते देख डूजिया भी खड़ा हो गया। देर हो रही है और कल हमें काम है, इसलिए हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। चूंकि झांग यू से किसी को कोई लाभ नहीं मिल सकता था, तो चर्चा करने की क्या बात थी? ये सब व्यर्थ प्रयास था। लियू हुई ने भी झांग हॉन को देखा और वह तुरंत समझ गई कि उसके पति का क्या मतलब था, और वह भी झांग हॉन की ओर देखकर चली गई। झांग गोहुआ ने सभी को जाते हुए देखा और निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की नाराजगी महसूस की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इतनी सारी घटनाओं के बाद शायद यह माना जाने लगा था कि उनकी नज़रों में उसकी कोई गरिमा नहीं बची है। जैसे ही वे चले गए और झांग गोहुआ बोलने ही वाला था, झांग यू भी अब बड़ी हो गई है, उसके अपने विचार और काम करने के अपने मानक हैं। हालांकि हम उसके माता पिता हैं, फिर भी हम उसके लिए सभी निर्णय नहीं ले सकते। अब तुम्हें इसका पछतावा है, लेकिन शुरुआत में तुमने अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया? झांग दागू भी उनसे परेशान नहीं थे। वे सभी बुद्धिहीन थे, दूसरों के पैसे के लिए योजना बनाते थे और उदारता का एक संकेत भी दिखाने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा झांग यू एक बड़े बच्चे को गोद लेना चाहती थी, ताकि वह बच्चे को पूरी तरह से अपने अधीन रख सके, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चा झांग परिवार में नहीं रहेगा और उन्हें उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। वह ये भी नहीं चाहती थी कि झांग गोहुआ और अन्य लोग बच्चे के सामने जो चाहे कहें। अब झांग दागू को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि झांग यू ने अचानक ही बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया था। यदि यह अचानक लिया गया निर्णय होता तो वह इतनी तैयार कैसे हो सकती थी? यह विचार उसके मन में बहुत समय से रहा होगा। झांग दागू खड़ा हुआ। बूढ़ी औरत, साफ सफाई कर लो, चलो जल्दी आराम करते हैं। मैं कल कुछ पुराने सहकर्मियों से मिलूंगा, देखूंगा कि अब उनका रहने का माहौल कैसा है। चूंकि वे एक घर खरीद रहे थे, इसलिए झांग दागू ने सोचा कि यदि संभव हो तो पूर्व सहकर्मियों के साथ रहना अच्छा रहेगा, ताकि बातचीत करने के लिए लोगों का साथ मिल सके। इस बिंदु पर झांग गोहुआ को याद आया कि झांग यू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसे झांग दागू पर ध्यान देना चाहिए था और उसे पैसे के बारे में अपना विचार बदलने के लिए राजी करना चाहिए था। लेकिन झांग दागू ने उसे कोई मौका नहीं दिया और आराम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। झांग गोहुआ के 3 सदस्यों वाले परिवार ने झांग परिवार को गुस्से में छोड़ दिया। बाहर आने पर उनके चेहरे के भाव असाधारण रूप से बदसूरत हो गए। झांग यी वास्तव में शाप देना चाहता था। उसने कभी इतने गैरजिम्मेदार दादा दादी नहीं देखे थे। हालांकि उन्होंने झांग दागू और उनकी पत्नी की बुराई नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा, जब वे बूढ़े और बीमार हो जाएंगे और उन्हें देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत होगी तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैसे भी उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। झांग यी जानता था कि झांग दागू और उसकी पत्नी कितने कंजूस थे। वे आवास और धन के वादे पूरे करने में विफल रहे। पान हुआन को एहसास हुआ कि झांग गोहुआ का परिवार अपने साथ कुछ ले जाना भूल गया है, इसलिए वह उसे लेकर उनके पीछे गई। तभी उसने झांग यी को अन्य बातों के अलावा ये शिकायत करते सुना कि कैसे बुजुर्ग दंपत्ति बस मरने का इंतजार कर रहे थे। पान हुआन सचमुच हैरान था। क्या उन्होंने 3 सदस्यों वाले इस परिवार पर बहुत अधिक खर्च नहीं किया था? फिर भी उनके बारे में इसी तरह से बात की जाती थी। और जिस बात ने बूढ़ी महिला को और भी अधिक दुखी कर दिया वह ये थी कि झांग यी की कई शिकायतों के बावजूद झांग गोहुआ और उसकी पत्नी ने फटकार का एक शब्द भी नहीं कहा। इससे वृद्ध महिला को बहुत दुख हुआ और अब उसका उनके पीछे जाने का मन नहीं हुआ। अब उसने उस समय को याद किया जब झांग यू ने टिप्पणी की थी कि कैसे झांग यी ने अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया और झांग गोहुआ और उनकी पत्नी ने अपने बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाया। उस समय उसने सोचा कि झांग यू बस मुश्किलें पैदा कर रहा है, बिना किसी कारण के समस्याएं पैदा कर रहा है। लेकिन जब उसने यह अनुभव किया तो उसका दिल टूट गया। जब बूढ़ी महिला घर लौटी और झांग दागू को देखा तो उसे याद आया कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं था। यदि बूढ़े व्यक्ति ने उसकी हालत देखी तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। वह अपने आंसू पोंछने ही वाली थी कि झांग दागू ने उन्हें देख लिया। क्या हुआ? मुझे सच बताओ।
इतने सालों से पति पत्नी होने के बावजूद झांग दागू अभी भी पान हुआन को अच्छी तरह समझता था। उसके हाल ही में चले जाने को उसकी प्रतिक्रिया की गति से जोड़ते हुए उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या झांग यी ने कुछ कहा। झांग गोहुआ चाहे उनकी राय कुछ भी हो उसे बिल्कुल व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन झांग यी अलग थे। ये बच्चा अभी भी समाज की कठोरता से प्रभावित नहीं हुआ था और इस बात से अनजान था कि बाहरी दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। जब पान हुआन ने झांग दागू को झांग यी का नाम लेते सुना तो उसे पता चल गया कि इनकार करना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने बताया कि झांग यी ने उनके बाहर जाने के बाद क्या कहा था और झांग गोहुआ तथा उनकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी। हालांकि उन्होंने विवरण को थोड़ा मीठा कर दिया। उसने कुछ अतिवादी टिप्पणियों को छिपा लिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि झांग दागू को पता चले। वह सचमुच चिंतित थी कि उत्तेजना के क्षण में वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ सकता है। हालांकि पान हुआन ने कुछ विवरण छोड़ दिए थे, लेकिन उसने जो बताया वह झांग दागू को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त था। ये सच है, चाहे आप उसे कितना भी दे दें वह कभी याद नहीं करेगा। उसे केवल वही याद रहता है जो हमने नहीं किया है। तो फिर वह ये क्यों नहीं सोचता कि जब वह छोटा था तो उसने हमसे कितने वादे किए थे और उनमें से कितने ही पूरे किए हैं। उसे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए हमें इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। झांग दागू आश्चर्यजनक रूप से शांत था, जिसकी पान हुआन को उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उन्होंने इस परिणाम तक पहुंचने के लिए इतना समय और ऊर्जा खर्च की थी, कोई भी परेशान हो जाएगा। लेकिन शायद गुस्सा न करना ही बेहतर था। आखिरकार अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वे किस पर भरोसा कर सकते थे। जब ये बुजुर्ग दंपति पहले भी बीमार हुआ था तो उनके बच्चे रोजाना अस्पताल आते थे और झांग यू उनकी पूरी देखभाल करता था। अब जबकि झांग यू चले गए हैं तो वे और किस पर भरोसा कर सकते थे। वास्तव में ये बुजुर्ग दंपति ही था जो एक दूसरे की देखभाल कर रहा था। क्रोध मत करो, क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये समझ चुका हूं कि झांग यी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आप केवल दयालु हो सकते हैं, लेकिन बदले में उससे दयालुता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कोई उम्मीद मत रखो। दरअसल झांग दागू भी अपने दिल में कुछ सोच रहा था। लिफ्ट सुलभ अपार्टमेंट में रहना एक अच्छी बात थी, दूर का दृश्य देखना और सीढ़ियां न चढ़ना। झांग गोहुआ और उनकी पत्नी की निराशा भरी अभिव्यक्ति के विचार ने अभी भी झांग दागू और उनकी पत्नी के लिए पूरी तरह से निर्दयी होना कठिन बना दिया। दंपति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए झांग यी के लिए घर खरीदना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन शादी की लागत काफ़ी थी। एक भव्य समारोह की उम्मीद थी और झांग गोहुआ और उनकी पत्नी के पास मामूली संपत्ति होने के बावजूद उनके पास इसे वहन करने के साधन नहीं थे। यदि आवास की स्थिति का समाधान हो जाए तो कम से कम उनका बोझ कम हो जाएगा। अब ये सुनकर कि झांग यी ने उनके बारे में ऐसा कहा था, झांग दागू को अचानक एक परेशान करने वाला विचार आया। वह छोटा बदमाश हमें कोस नहीं रहा है, यह नहीं कह रहा है कि काश हम मर जाते। झांग दागू को अपने एक बूढ़े पड़ोसी के पोते की बात याद आई जिसने अपने दादा दादी को ऐसे ही घृणित शब्दों से कोसा था। उस समय यह एक बड़ा घोटाला था और उन्होंने तभी संकल्प लिया कि उनके परिवार में कभी भी ऐसा विद्रोही बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए। फिर भी अब ऐसा हुआ था और यह उनके सबसे प्रिय पोते के साथ हुआ था। ये देखते हुए हम पैसे लेंगे, हम अपार्टमेंट खरीद लेंगे, हमें अपने प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा। झांग गोहुआ जैसे लोगों पर भरोसा करते हुए झांग दागू को सचमुच बेचैनी महसूस हुई। जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तब तक हम ठीक हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमारी देखभाल कौन करेगा? अगर वे हमारा इलाज न करने और प्लग खींचने का फैसला कर लें। झांग दागू ने एक पुरानी घटना को याद किया जिसका जिक्र उनके एक सहकर्मी ने किया था। ऐसी चीज़ों पर विचार करना असहनीय था और जितना अधिक झांग दागू इसके बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि वे झांग यी को सब कुछ नहीं दे सकते। झांग यू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके जाने के बाद सभी लोग एक के बाद एक तितर-बितर हो गए। वह तो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मूर्ख झांग यी वास्तव में ऐसा कुछ करेगा। लेकिन अगर वह जानती भी होती तो उसे यह बहुत अजीब नहीं लगता। आखिरकार क्या झांग यी सिर्फ एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं था जिससे दयालुता की उम्मीद की जाती थी? एक अच्छा गर्म स्नान करने के बाद झांग यू बिस्तर पर चला गया और गहरी नींद सो गया। इसमें कोई मदद नहीं थी। अगला दिन बहुत व्यस्त होने वाला था। उसे कई स्थानों पर भागना पड़ा, इस उम्मीद में कि एक ही दिन में सब कुछ निपट जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट के मार्गदर्शन में वह सुबह में संपत्ति के दस्तावेज को संभालने में कामयाब रही और फिर दोपहर में अपने घर का पंजीकरण करवाया। जहां तक मकान का सवाल है तो उसने किराए पर देने का काम एजेंट पर छोड़ दिया। हालांकि मैं वहां नहीं रह रहा हूं, फिर भी मैं एक साफ सुथरा और स्वास्थ्यकर किराएदार ढूंढना चाहता हूं, अन्यथा अगली बार जब मैं इसे किराए पर दूंगा तो मुझे इसे साफ करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा। अगर वो वाकई प्रभावशाली है तो मुझे इस जगह के नवीनीकरण के लिए किसी को भी नियुक्त करना पड़ सकता है। एजेंट को अपनी ज़रूरतें बताने के बाद झांग यू ने उसे अलविदा कहा। घर लौटने पर झांग यू ने जल्दी से अपनी घरेलू पंजीकरण पुस्तिका रख दी और तेजी से वहां से चली गई। पान हुआन के पास वास्तव में झांग यू से पूछने के लिए कुछ चीजें थीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पलक झपकते ही झांग यू भाग गया। पान हुआन अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह इतनी जल्दी क्यों चली गई?
मुझे अभी भी उससे कुछ पूछना था। आज पड़ोसी घर से चले गए। झांग यू को जल्दी जल्दी आते जाते देखकर क्या लिटिल यू काम पर नहीं जा रहा है? नहीं, उसने एक घर खरीदा है और आज वह सारी प्रक्रियाएं संभाल रही है, पान हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पड़ोसियों को पता था कि झांग यू घर खरीदने के लिए वापस आया है, लेकिन घर खरीदना एक बड़ी बात थी जो इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि झांग यू ने वास्तव में एक घर खरीद लिया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या लिटिल यू पहले ही दिन वापस नहीं आया था और उसने पहले ही एक घर खरीद लिया है? हाँ, घर का पंजीकरण कराने के लिए ही उसने एक साधारण स्टूडियो खरीदा था। हालांकि उसने घर नहीं देखा था, फिर भी पान हुआन को कुछ विवरण पता थे। हालांकि यह सिर्फ एक स्टूडियो था, फिर भी इसका पूरा भुगतान हो चुका था। पड़ोसी ने याद दिलाया कि पान हुआन ने पहले भी बताया था कि झांग यू को उसके कार्यस्थल से सब्सिडी वाले आवास की सुविधा मिलती है। तो क्या लिटिल यू अभी भी अपने कार्यस्थल द्वारा प्रदान किया गया अपार्टमेंट खरीदेगी? पान हुआन ने सिर हिलाया। खरीदो, बिल्कुल खरीदो, नहीं तो बर्बादी होगी। आखिरकार ये लागत मूल्य पर है। यदि आप बच्चे पैदा करने वाले हैं तो अधिक संपत्तियां लेना बेहतर है, इस तरह एक स्थिर मासिक किराए की आय होगी। पड़ोसी ने तेज सांस लेते हुए कहा, ये तो एक साथ दो संपत्तियां खरीदने जैसा है। जिज्ञासावश पड़ोसी ने पूछा, आप कहेंगे कि लिटिल यू की आय बुरी नहीं है ना? खैर, मैंने इसके बारे में नहीं पूछा, आखिरकार वह बड़ी हो गई है। बेशक, पान हुआन भी जानना चाहता था, लेकिन जब उसने पूछा तो झांग यू ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। पड़ोसी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसके अपने विचार हैं। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, छोटी यू बहुत अच्छी है। शुरू में उन्होंने सोचा था कि झांग परिवार की सबसे छोटी लड़की का आगे का जीवन कठिन होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की चुपचाप अनजान जगहों पर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। पान हुआन अजीब तरह से हंसा, हाँ, बूढ़े झांग, और मुझे अब इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ पुराने पड़ोसी चले गए थे, फिर भी वे संपर्क में थे और उन्हें जल्दी ही पता चला कि झांग यू ने एक स्टूडियो खरीद लिया है। वे सभी हैरान थे, ये सोचकर कि झांग परिवार भी घरों को ध्वस्त कर रहा था। झांग दागू ने झांग यू को एक अपार्टमेंट क्यों नहीं दिया? लेकिन ये याद करते हुए कि कैसे झांग दागू झांग यू के बारे में बात करता था कि वह कितनी बेकार है, हर किसी को ये बिल्कुल सामान्य लगा, क्योंकि यह लड़की हमेशा एक मामूली अकाउंटेंट रही थी। झांग गोहुआ और अन्य की तुलना में वह बहुत पीछे थी, तो वह कैसे सफल हो सकती थी? जब बाद में सभी को पता चला कि झांग दागू ने पुनर्वास गृह का चयन नहीं किया था, बल्कि एक प्रसिद्ध जिले में एक कोंडो खरीदने के लिए पैसे लिए थे, पुराने पड़ोसी ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि पुनर्वास घरों के साथ भी वे शहर की संपत्तियों में पड़ोसी बने रह सकते थे। सच तो यह है कि यदि वे ऐसा कर पाते तो वे भी नए अपार्टमेंट में रहना पसंद करते, लेकिन ये सिर्फ वित्तीय क्षमता का मामला था जो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। झांग परिवार को देखते हुए झांग यू के पास भी, जिसके पास घर नहीं था, अब एक घर था, इसलिए ये सामान्य बात थी कि झांग दागू ने अपने बच्चों के आवास की चिंता नहीं की और इसके बजाय एक अच्छा घर खरीद लिया। झांग गोहुआ ने सोचा कि अगर झांग दागू घर खरीदेंगे तो वह निश्चित रूप से उनकी राय जानने के लिए उन्हें बुलाएंगे और फिर उन्हें सलाह दे सकेंगे। अपनी उम्मीदों के विपरीत झांग दागू से कोई कॉल न आने पर वह आश्चर्यचकित रह गए और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है। वह पूछना तो चाहता था, लेकिन डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि झांग दागू उस पर गुस्सा हो जाए। उन्होंने झांग शोहुआ और झांग होंग से भी संपर्क किया कि क्या वे झांग दागू से पूछेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ने मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वे घर नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी तुलना में झांग गोहुआ को ये घर अधिक चाहिए था। झांग गोहुआ को नहीं लगता था कि यह उसकी समस्या है, वह तो बस अपने छोटे भाई बहनों और उनकी विभिन्न मांगों के कारण दबाव महसूस करता था। झांग दागू और उनकी पत्नी ने जैसे ही घर का चयन किया, वे तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करने चले गए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दंपति ने तुरंत झांग गोहुआ और बाकी लोगों को सूचित किया, उन्हें दो बातें बताईं कि पुराने घर के विध्वंस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और उन्होंने 3 बेडरूम 2 लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट खरीद लिया है। चूंकि अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था तथा हाल ही में इसका नवीनीकरण भी हुआ था, इसलिए विध्वंस मुआवजे का अधिकांश हिस्सा उसी पर खर्च किया गया। ये जानकर झांग गोहुआ लगभग बेहोश हो गया, वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहे। अभी बहुत कम समय ही बीता था, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को सूचित किए बिना ही अपार्टमेंट खरीद लिया था। क्रोधित होकर झांग गोहुआ ने झांग यू और अन्य लोगों को एक एक करके फ़ोन किया, जिससे ये संकेत मिलता था कि झांग दागू और उनकी पत्नी अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और उन्होंने अपने वंशजों के बारे में नहीं सोचा है। झांग शोहुआ ने बहुत स्पष्ट कहा, हमारे माता पिता अपने घर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका अपना मामला है। वह उदासीन नहीं था, लेकिन सौदा हो चुका था और घर खरीद लिया गया था, तो क्या उसे सचमुच उन्हें रोकना चाहिए था? जहां तक झांग होन की बात है तो आहें भरने के अलावा वह और क्या कर सकती थी? एक विवाहित बेटी के लिए घर न मिलना सामान्य बात है। झांग यू के लिए यह और भी सरल था, जब तक हमारे माता पिता खुश हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं अब इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करूंगा।
चारों ओर फोन करने के बाद इस तरह के परिणाम पर पहुंचने के लिए हालांकि झांग गोहुआ ने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन वह छोटे भाई बहनों में से किसी के भी आगे आने को तैयार न होने की स्थिति से कैसे निपट सकता था। वह अकेले कैसे खड़ा हो सकता है। झांग दागू का मन बदलने का कोई तरीका नहीं था, और अगर इससे झांग दागू नाराज हो गए तो नए घर का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। झांग यू ने भी ये सुनकर राहत की सांस ली कि झांग दागू और उनकी पत्नी ने एक पुराना अपार्टमेंट खरीदा है जिसका पहले से ही नवीनीकरण किया गया था और जिसके लिए उन्हें कहीं अस्थायी रूप से किराए पर रहने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पहले ही सामान पैक करने में मदद के लिए वापस जाने का सुझाव दिया था, क्योंकि वसंत महोत्सव नज़दीक आ रहा था और वह काम से छुट्टी पर होगी। यदि वह मदद के लिए वापस नहीं जाती तो निश्चित रूप से गपशप फैलती। बेहतर होगा कि वह स्वयं आगे आ जाए। अप्रत्याशित रूप से पेन हुआन ने कहा कि उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है तथा दावा किया कि वे स्वयं ही इसका प्रबंध कर लेंगे। सभी ने मान लिया कि यह वित्तीय मामला है तथा बुजुर्ग दंपति अभी भी नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। चूंकि उन्होंने इतना ही कहा था, इसलिए झांग यू ने वापस जाने के लिए समय मांगने की जहमत नहीं उठाई, खासकर इसलिए क्योंकि यह वसंत महोत्सव के करीब था, जो वित्त से जुड़े किसी व्यक्ति के लिए बहुत व्यस्त समय होता है। झांग यू को लगा कि पान हुआन ऐसा कहकर वास्तव में उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहता था। और क्या मदद के लिए झांग गोहुआ और अन्य लोग वहां नहीं थे। झांग दागू और उनकी पत्नी ने इतना महंगा अच्छा घर खरीदा है, तो क्या उन्हें वास्तव में कुछ सराहना नहीं दिखानी चाहिए। जिन लोगों को घर की कोई इच्छा नहीं थी, उन्हें कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। छोटे नए साल की पूर्व संध्या की सुबह तक काम करते हुए झांग यू ने कार्यालय में अपने सहयोगियों को अलविदा कहा और सामान हाथ में लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गई। वह वापसी यात्रा के लिए रेल टिकट नहीं ले पाई थी, लेकिन संयोगवश उसके कई सहकर्मी घर जा रहे थे और उसके क्षेत्र से गुजर रहे थे। झांग यू ने कार में जगह सुरक्षित कर ली और एक्सप्रेसवे से उतरते ही टैक्सी से घर जाने की योजना बनाई। इस बार उसने फिर से एक कमरा बुक किया था और योजना बनाई थी कि वह कुछ दिन घर पर ही रहेगी और नए साल के दूसरे दिन अपना सामान पैक करके बाहर जाकर मौज मस्ती करेगी। रास्ते में उसे पेन हुआन का फोन आया, जिसने पूछा कि क्या वह उस दिन घर लौट पाएगी। तभी झांग यू को याद आया कि आज वह दिन है जब झांग परिवार पारंपरिक रूप से अपने पूर्वजों की पूजा करता है। यह उनके लिए नववर्ष का दिन था। झांग परिवार का नववर्ष उत्सव आज से शुरू हो गया है और पूरा परिवार 7वें दिन तक इकट्ठा रहेगा। यह उसके शरीर के मूल मालिक के लिए भी सबसे व्यस्त समय था और झांग यू को यह एहसास होने में एक पल लगा। एक बार जब उसने ऐसा किया, झांग यू ने उन्हें बताया कि वह अभी भी सड़क पर है और 6 बजे से पहले घर नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसने पान हुआन और अन्य लोगों से अनुरोध किया कि वे उसका इंतजार न करें। इन दिनों लगातार खाना पकाने के कारण पान हुआन की पाक कला कौशल में काफ़ी सुधार हुआ था। झांग दागू ने पान हुआन के खाना पकाने की आलोचना नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि चाहे वह खाना अच्छा न होने के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वह झांग यू द्वारा बनाए गए भोजन जितना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा हाल के दिनों में पान हुआन का खाना पकाना वास्तव में बहुत बेहतर हो गया था। और जब से वह नए घर में आया और साफ सुथरा स्थान देखा, झांग दागू को भावनात्मक रूप से बहुत बेहतर महसूस हुआ। उनका मानना था कि गुस्सा करने से उनका स्वास्थ्य खराब होगा, और इतने अच्छे घर के साथ झांग दागू को लगा कि बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें स्वस्थ रहना होगा। पान हुआन के फ़ोन रखने के बाद झांग दागू ने चाय की चुस्की ली और पूछा, तो क्या उसने कहा कि वह कल वापस आ रही है। पान हुआन ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वह आज वापस आ रही है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है अगर वह शाम को 6 बजे ही आएगी। पान हुआन विभिन्न चिंताओं से परेशान था। मेरे खाना पकाने के बारे में क्या? यदि इस वर्ष पूर्वजों को भोजन असंतोषजनक लगे तो वे और पैसे दो। झांग दागू ने बताया कि इस बार उसने पूर्वजों के लिए अतिरिक्त सिल्लियाँ तैयार की हैं। उन्होंने कहा, यदि उन्हें आपका बनाया खाना पसंद नहीं आता तो वे अपना खुद का खाना खरीद सकते हैं। जब तक पैसा सही रहेगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। झांग दागू ने पान हुआन को आश्वस्त किया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके पास सब कुछ तैयार है। ओह, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? पान हुआन ने विजयी झांग दागू को देखा और इसके बारे में सोचा। खैर, ये तर्क सही था। आखिरकार ये झांग परिवार के पूर्वज थे। यदि झांग दागू ने कहा कि यह इस तरह से किया जा सकता है, तो ऐसा ही हो। ठीक है, क्या हमें आज उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए? पान हुआन को याद आया कि जब से वे यहाँ आए हैं, बच्चे एक बार भी नहीं आए हैं। ये स्वीकार करना दुखद था, लेकिन मुख्यतः ये राहत की बात थी। उनके पास पैसा था और वे एक नए घर में रह रहे थे, जो निश्चित रूप से पुराने घर में ठूस ठूस कर रहने से बेहतर था। उन्हें बुलाओ, झांग दागू ने कहा। अपनी उम्र के बावजूद वह दिखावा करने में माहिर व्यक्ति थे। हालांकि लिटिल यू का खरीदा हुआ घर बड़ा और डुप्लेक्स है, लेकिन ये कम से कम 2 साल तक तैयार नहीं होगा। जहां तक सजावट की बात है तो उसके पास शायद पैसे नहीं हैं। झांग दागू ने उत्साह से कहा, कम से कम अगले 10 वर्षों तक हमारा घर सबसे अच्छा रहेगा। पान हुआन ने लगातार सिर हिलाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने इस बारे में और झांग और अन्य लोगों से भी चर्चा की है। वसंत ऋतु आने के बाद हम द्वीपों पर खेलने जाएंगे।
दरअसल और झांग ने कहा कि सर्दियों में द्वीपों का दौरा करना वास्तव में मज़ेदार है। मौसम गर्म है और खाने के लिए समुद्री भोजन भी है। क्या यह नहीं कहा जाता कि वहाँ मकान की कीमतें बहुत ऊंची हैं? पान हुआन को याद आया कि चांग यून के माता पिता एक बार सर्दियों में द्वीपों पर गए थे और बताया था कि वहाँ चीज़ें कितनी महंगी हैं। हालांकि पान हुआन जानती है कि उसे अब अपने साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, फिर भी वह बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकती। चियांग यून के माता पिता एक द्वीप पर छुट्टी मनाने के लिए बहुत उदार हैं, और जहां तक पैसा कहां से आता है, झांग दागू को इस बारे में एक दो बातें पता हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वह पान हुआन को नाराज नहीं करना चाहता। वह वास्तव में एक अविश्वासी पुत्र है, चाहे वे उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें। जैसे ही उन्हें द्वीप पर जाने का मौका मिला, सबसे पहले उनके मन में चांग यून के माता पिता का ख्याल आया। किसी भी स्थिति में यदि झांग गोहुआ फिर से पक्षपातपूर्ण कुछ कहता है, तो वे निश्चित रूप से इस बारे में अच्छी चर्चा करेंगे कि उसका बेटा कितना पक्षपाती है। खैर, वह देखना चाहता था कि पिता और पुत्र दोनों में से वास्तव में कौन पक्षपाती है। झांग गोहुआ और उनका परिवार वास्तव में झांग दागू और उनके परिवार के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। ये वृद्ध महिला ही थी जिसने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सामान ले जाने में मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तथ्य कि एक भी व्यक्ति ने सामान पैक करने में उनकी मदद नहीं की, वास्तव में बहुत ज़्यादा था। यदि उन्होंने वृद्ध दंपति की स्थिति के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया भी, तो उनका लहजा व्यंग्यात्मक था, और स्वाभाविक रूप से कुछ बार ऐसा सुनने के बाद उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। परिणामस्वरूप स्थिति आज ऐसी हो गई है। बूढ़े दंपति को अब उनकी कोई परवाह नहीं थी। आज नववर्ष की पूर्व संध्या है, जिस दिन झांग परिवार नववर्ष मनाता था, तथा पुराने घर में भी इसी दिन से नववर्ष का जश्न शुरू होता था। लेकिन अब स्थिति अलग है। उन्होंने झांग दागू और उनकी पत्नी को नाराज कर दिया होगा। यदि वे नहीं बोलेंगे तो वे वहां जाने का साहस नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें पान हुआन का फ़ोन आया तो सभी ने राहत की सांस ली। भले ही झांग दागू और उनकी पत्नी के मन में अभी भी शिकायतें हों, कम से कम उन्हें बाहर निकलने का रास्ता तो दिया गया। फ़ोन रखने के बाद झांग होंग ने इसके बारे में सोचा और डूजिया को फ़ोन करके चर्चा की कि क्या उन्हें एक साथ खरीदारी करनी चाहिए। दोनों ने जल्दी ही इस बात पर सहमति बना ली कि झांग दागू और उनकी पत्नी के लिए कितनी चीज़ें खरीदनी हैं। जहां तक झांग गोहुआ और उनकी पत्नी का सवाल है, तो उन्होंने उन्हें सूचित करने के बारे में सोचा भी नहीं। गोहुआ ने फ़ोन रखने के बाद वह इतना खुश था कि उसने चियांग यून को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। जब चियांग यून को फ़ोन आया तो उसने चिंता से पूछा कि क्या लिटिल यू वापस आ गया है। झांग गोहुआ इस मामले को पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन कोई चिंता नहीं। वह जानता था कि अगर यू वापस भी लौट आया तो वह कल तक नहीं आएगा। जब चांग यून को पता चला कि लिटिल यू कल वापस आ रही है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि पान हुआन ने यह आशा करते हुए फ़ोन किया था कि वह काम करने के लिए वापस आएगी। चियांग यून को याद आया कि वह अपने पुराने घर में विभिन्न कामों में व्यस्त था, और उसका परिणाम क्या था। उनके पास घर में कोई हिस्सा नहीं था, और यहाँ तक कि झांग यी की शादी भी सिर्फ 1 लाख में तय हो गई थी। चियांग यून अब नानी नहीं बनना चाहती थी। उसने एक पल के लिए सोचा और झांग गोहुआ से कहा कि वह 4 बजे तक ड्यूटी पर है और मदद करने के लिए नहीं आ सकती। झांग गोहुआ जानता था कि चियांग यून अभी भी गुस्से में है और वह नानी नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने उस पर आने का आग्रह नहीं किया। फिर भी वह पान हुआन से एक शब्द भी नहीं कह सका, जिसने ये जानने के बाद कि चांग यून 4 बजे काम खत्म करके आएगा, इस बात को स्वीकार किया। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने कहा, ये परिवार सचमुच हमें मूर्ख समझता है। आज काम का आखिरी दिन है और सभी लोग जल्दी जा रहे हैं। लेकिन वह तो काम से जल्दी छुट्टी भी नहीं ले सकती। अगर वह काम नहीं करना चाहती तो उसे मत करो। पान हुआन ने वास्तव में सारा काम लगभग पूरा कर लिया था और वह दोपहर में खाना बनाने का इंतजार कर रहा था। झांग दागू ने पान हुआन को व्यस्तता से देखा और कहा, हम भविष्य में काम करने के लिए किसी को काम पर रखेंगे। पान हुआन पैसे देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वह काफ़ी थक गई थी और इसके बारे में सोचने के बाद उसने जोर नहीं दिया। भविष्य में हम सफाई के लिए किसी को काम पर रखेंगे, और जब वह दोपहर का भोजन बना लेगी तो हम शाम को खाना गर्म कर देंगे। झांग दागू को लगा कि वह मूर्ख है। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था, बस उन्होंने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पान हुआन ने सिर हिलाया, ठीक है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।